सो हमने लास्ट टाइम पे 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, 4 क्वेश्चन तक शॉर्ट आंसर्स में. अभी वी आर गोइंग टू स्टार्ट फिफ्थ क्वेश्चन जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में है. सो फिफ्थ क्वेश्चन इज डायग्नोस्टिक एजेंट्स के बारे में आपको ब्रीफ में डिस्क्राइब करना है. व्हाट आर डायग्नोस्टिक एजेंट्स? ओके, तो डायग्नोस्टिक एजेंट्स एक्चुअली डायग्नोस मतलब किसी भी बीमारी को, किसी भी तरह की डिजीज को डिटेक्ट करना, डायग्नोस करना. ठीक है, तो डायग्नोस्टिक एजेंट ऐसी एजेंट्स होते हैं या ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम अलग अलग तरह के डिजीजेस को डायग्नोस कर सकते हैं. ओके, इनमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप होते हैं एलिमेंट के जो कि रेडियो इमेजिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं. ओके, तो यहाँ पे आप कुछ टाइप के डायग्नोस्टिक एजेंट्स देख सकते हैं जिनका क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, एज वेल एज उनका फंक्शन कि वो किस किस उसमें यूज होते हैं डायग्नोसिस में. फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन यू कैन सी, यहाँ पे गॉल ब्लैडर फंक्शन की बात कर रहे हैं. अगर आपको गॉल ब्लैडर फंक्शन चेक करना है तो उसके लिए आप लोसिटामिक एसिड या आइडोपामाइड या फिर टायरोफेनोइक सोडियम कुछ भी यूज कर सकते हैं. ओके, ये सब डायग्नोस्टिक एजेंट्स हैं. सिमिलरली अगर आपको गैस्ट्रिक फंक्शन चेक करना है तो उसके लिए कॉन्गो रेड यूज कर सकते हैं. एक टाइप की डाई होती है ये जिसको आप डायग्नोस करने के लिए यूज करते हैं. देन लिवर फंक्शन के लिए इंडोसाइनिन ग्रीन यूज करते हैं. आफ्टरवर्ड्स ऑफ्थेल्मिक डायग्नोस्टिक एड. ऑफ्थेल्मिक मतलब जो कभी भी आपको आई के रिलेटेड कुछ डायग्नोस करना है तो उसके लिए फ्लोरोसिन सोडियम एज अ डाई होती है, इसको यूज करते हैं. नाउ अगर आपको पेनक्रियास का फंक्शन चेक करना है तो उसके लिए बेंटीरोमाइड यूज होता है. अगर इंटेस्टाइन का फंक्शन चेक करना है तो उसके लिए हम बेरियम सल्फेट या जाइलोस शुगर रहती है उसका यूज कर सकते हैं. किडनी फंक्शन चेक करना है तो उसके लिए आप इंडिगोटिन डाइसल्फोनेट यूज कर सकते हैं या फिर अमीनो हिप्यूरेट सोडियम यूज कर सकते हैं. सिमिलरली लिम्फेटिक सिस्टम का अगर आपको चेक करना है तो उसके लिए आप आइसोसल्फान ब्लू एक डाई होती है, इसको यूज कर लीजिए. अगर आपको ब्रोंकियल एयरवे हाइपर एसिडिटी चेक करना है, मतलब इसमें क्या होता है कि कई बारी आपका जो ब्रोंकाई है उससे मतलब आप वहां पे आपको ना टेंडरनेस ही फील होती है और आपके जो सांस की नली होती है उसमें कई बारी एसिड चढ़ता है. आप खा रहे हो उसके बाद में उसमें एसिड चढ़ने लगता है. तो इस तरह की प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए मीथाकोलिन एक एजेंट होता है, डायग्नोस्टिक एजेंट, ये यूज होता है. अगर आपको किसी ड्रग की हाइपर सेंसिटिविटी चेक करनी है तो उसके लिए बेंजाइल पेनिसिलोइल पॉलीलाइसिन यूज करते हैं. और सपोज आपको एक्सरे करना है तो एक्सरे में भी तो अलग अलग डायग्नोस्टिक एजेंट्स यूज होते हैं. तो उसमें आप डाइट्राइजोइक एसिड या फिर एसिटामिक एसिड कोई भी यूज कर सकते हैं. तो ये सारा क्लासिफिकेशन है वेरियस डायग्नोस्टिक एजेंट्स का. तो इन सब में से आपको जरूरी नहीं है सब लर्न करना है. 5-6 कैटेगरी भी अगर आप एक एक दो डायग्नोस्टिक एजेंट्स की लर्न करते हैं तो दैट इज सफिशिएंट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एंटीबायोटिक्स, और आपको उनका क्लासिफिकेशन भी लिखना है अलॉन्ग विद एग्जांपल्स. तो एंटीबायोटिक एक्चुअली क्या है? एंटी मीन्स अगेंस्ट और बायोटिक यानी कुछ जिंदा चीज है उसके अगेंस्ट काम कर रहा है. मतलब ये ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया है या फंगस है इनके अगेंस्ट काम करते हैं. ठीक है, किसी भी तरह के माइक्रोब के अगेंस्ट काम करते हैं, उनको हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं. ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनमें क्या है कि मैक्सिमम अमाउंट जो मतलब टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस होते हैं. खुद बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं और खुद बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ऐसे होते हैं. तो ओवरऑल दे आर डेट्रीमेंटल टू दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. मीन्स डेट्रीमेंटल यानी आप माइक्रोब्स को उनसे खतरा होता है. ओके, नाउ एंटीबायोटिक्स जो है वो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी बनाए जा सकते हैं. ओके, और या फिर जो वैसे बेसिक बैक्टीरिया होते हैं उनसे भी बन सकते हैं, कहीं से भी बन सकते हैं. ओके, और उसके बाद में हम उसके सैंपल को लेके वहां से एंटीबायोटिक बनाते हैं और फिर उसके बाद में वो अलग अलग टेस्ट होते हैं उसके ऊपर, फिर वो मार्केट में लॉन्च होता है एक पर्टिकुलर टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली डिजीज को ट्रीट करने के लिए. ओके, तो अभी यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, ये क्लासिफिकेशन है एंटीबायोटिक्स का. तो उसमें 2 बेसिस पे आप एंटीबायोटिक्स को क्लासिफाई कर सकते हैं. ये स्मॉल क्लासिफिकेशन है. लॉन्ग क्लासिफिकेशन लार्ज वाला देखेंगे तो वो बहुत बड़ा होता है. छोटे के उसमें आप देख सकते हैं, पहला ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन आप क्लासिफाई कर सकते हैं. सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन क्लासिफाई कर सकते हैं. मोड ऑफ एक्शन के बेस पे एक तो बैक्टीरियोस्टैटिक होता है और एक बैक्टीरिसाइडल.
स्टैटिक माने क्या है? बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने वाला, ओके, उसको कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। और बैक्टीरिसाइडल मतलब होता है बैक्टीरिया को मारने वाला, पूरी तरह बैक्टीरिया को खत्म कर देगा ऐसा एजेंट, ओके। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन। सेकंड देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन। स्पेक्ट्रम माने कौन सा एंटीबायोटिक है जो एक से ज्यादा बीमारियां ट्रीट कर सकता है, कौन सा है जो कम बीमारियां ट्रीट कर सकता है, मतलब एक दो बैक्टीरिया को ये किल कर सकता है, कुछ होते हैं जो कई सारे बैक्टीरिया को एक ही एंटीबायोटिक किल कर देता है। तो वो स्पेसिस पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम दो तरह के एंटीबायोटिक्स होते हैं। One second, student. I think someone is asking something constantly. ओके, चैप्टर स्टूडेंट्स आपको याद होगा मैंने आपको मॉडल पेपर 1 एक कराया था लास्ट टाइम, जिसमें हमने वेरी शॉर्ट आंसर्स कराए थे, राइट? तो उन्हीं को आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको 4th क्वेश्चन तक लास्ट टाइम करा चुकी हूँ। इस बार ही हम 5th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, शॉर्ट आंसर टाइप। इसके बाद आपको लॉन्ग आंसर टाइप कराऊंगी इसमें। इसके बाद आपका फाइनली ये मॉडल पेपर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो आज हमको ये कराना है, तो उसी में मैं आपको अभी ये क्वेश्चन नंबर 6 करा रही हूँ, ओके। सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग कि क्वेश्चन 6 रिपीट कर दीजिए मैम, तो ओके, एक बार क्वेश्चन 6 आपको फिर से बता देती हूँ। तो अब बीच में अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे लास्ट में पूछेगा डिस्कशन के टाइम पे। अभी बीच में आप लोग पिंग मत कीजिए क्योंकि उससे क्लास डिस्टर्ब होता है, ओके। चलिए, क्वेश्चन ये था कि एंटीबायोटिक्स किसको कहते हैं, उसका क्लासिफिकेशन हमको देना था। तो एंटीबायोटिक वो सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें आप लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बनाते हो और अल्टीमेटली वो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए ही यूज होते हैं, ठीक है। बना भी आप माइक्रोब से ही रहे हो उनको, और मतलब और ट्रीट भी आप माइक्रोबियल इन्फेक्शन को ही करोगे उनसे, ठीक है। तो कुल मिला के ये सारी एजेंट्स जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत डेट्रीमेंटल होते हैं, मतलब उनकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, मतलब माइक्रोब्स बैक्टीरिया जितने भी है ना उनको खत्म कर देते हैं ऐसे, ठीक है। तो कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं, मोस्टली ऐसे होते हैं जो कि सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मिट्टी में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, उनसे बनाए जाते हैं। और उसके बाद में फिर वो अलग अलग तरीके के माइक्रोबियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन पे आ जाइए। एक शॉर्ट क्लासिफिकेशन यहाँ पे आपको दिखाया है। एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन, दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन, ओके। मोड ऑफ एक्शन के बेस पे दो तरह का होता है, एक तो होता है बैक्टीरियोस्टैटिक और एक होता है बैक्टीरिसाइडल। बैक्टीरियोस्टैटिक वर्ड का मतलब है बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देने वाला, जहां तक बैक्टीरिया ग्रो कर गया वहां तक कर गया, उसके आगे नहीं ग्रो करेगा, स्टैटिक कर दिया उसको, ठीक है, रोक दिया। बैक्टीरिसाइडल का मतलब होता है बैक्टीरिया को खत्म करने वाला, साइडल यानी सुसाइड करते हैं ना, खुद को मार देते हैं, ऐसी बैक्टीरिया को मार देना, बैक्टीरिसाइडल, ओके। तो मोड ऑफ एक्शन के बेस पे दो तरह के हो गए। सेकेंड, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन के बेस पे भी दो तरह के एंटीबायोटिक्स होते हैं। फर्स्ट वन इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और सेकेंड वन इज नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में मतलब कि जो एक से ज्यादा तरह के बैक्टीरिया को मार सकता है, ऐसा कोई एंटीबायोटिक अगर है तो वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आएगा। नैरो स्पेक्ट्रम मतलब एक एंटीबायोटिक एक ही तरह के बैक्टीरिया को मार सकता है, उससे ज्यादा तरह के नहीं मार सकता, तो उसको नैरो स्पेक्ट्रम की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे आ जाइए, एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग अलग एंटीबायोटिक्स का यहाँ पर दिया। अगर आपको 4 से 5 मैकेनिज्म भी पता है, मतलब वन मैकेनिज्म है तो सफिशिएंट है। जैसे कि देखिए यहाँ पे अमीनोग्लाइकोसाइड एक एंटीबायोटिक्स होते हैं। ये क्या कैसे काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करके, मतलब प्रोटीन को बनाने से रोक देते हैं, प्रोटीन को बनने ही नहीं देते हैं, ओके। तो उस तरह से काम करते हैं। सिफेलोस्पोरिन सिस्टिक एंटीबायोटिक होते हैं। ये क्या करते हैं, ये सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, मतलब जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है बैक्टीरिया की, उसको इनहिबिट कर देते हैं, उसको बनने नहीं देते। टेट्रासाइक्लिन्स क्या करते हैं, बिल्कुल अमीनोग्लाइकोसाइड्स की तरह ये भी प्रोटीन सिंथेसिस को ही इनहिबिट करते हैं, ओके। देन पेनिसिलिन्स ये सेल वॉल सिंथेसिस को रोकते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, अमीनोग्लाइकोसाइड और टेट्रासाइक्लिन दोनों सेम काम के लिए यूज हो रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस रोक रहे हैं। सिफेलोस्पोरिन्स और पेनिसिलिन्स सेम काम के लिए यूज हो रहे हैं, ये सेल वॉल सिंथेसिस को रोक रहे हैं। इसी तरीके से कार्बापेनम्स और ग्लाइकोपेप्टाइड्स भी सेम
सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं। और जैसे अमीनोग्लाइकोसाइड और टेट्रासाइक्लिन प्रोटीन सिंथेसिस को रोक रहे थे, सिमिलरली मैक्रोलाइड्स और लिंकोसामाइड्स ये दोनों भी प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करते हैं, रोकते हैं। इनके अलावा कैटेगरी है ये सल्फोनामाइड्स की। सल्फोनामाइड ऑलरेडी डिटेल में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन आ ही जाता है। ये फोलेट सिंथेसिस को रोकते हैं, इनका काम थोड़ा सा अलग है। तो सल्फोनामाइड में आप F4 देख रहे हो, ऐसे आप फोलेट याद रख लेना, उस एक याद रखने की ट्रिक है ये। ओके, फोलेट सिंथेसिस को रोकते हैं। देन फ्लोरोक्विनोलोन्स क्या करते हैं, ये डीएनए को रेप्लिकेट होने से रोक देते हैं। डीएनए रेप्लिकेट ही नहीं होगा तो उसके बाद में कैसे आरएनए बनेगा, और फिर डीएनए से डीएनए नहीं बनेगा, फर्दर आरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा। कुल मिला के एकदम इनिशियल स्टेज में रोक दिया बैक्टीरिया को बनने से। ठीक है, तो ये अलग अलग आपको मैकेनिज्म छोटे छोटे एंटीबायोटिक कैटेगरीज के देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे हमें सोर्स ऑफ इम्प्यूरिटीज निकालना है इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। कौन कौन से इम्प्यूरिटीज के सोर्स होते हैं फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस में, उनको डिटेल में थोड़ा सा बताना है इसके बारे में। अभी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में बहुत सारे तरह की इम्प्यूरिटीज हो सकती हैं। हो सकता है वो इम्प्यूरिटी रिएजेंट की वजह से आई हो, या फिर हो सकता है कोई हैवी मेटल की वजह से आई हो, कैटलिस्ट की वजह से, लिगेंड की वजह से, किसी भी तरह की इम्प्यूरिटी हो सकती है। रिएजेंट क्या है, रिएक्शन कोई लगा रहे हैं आप केमिस्ट्री में सपोज, तो उसमें अलग अलग रिएजेंट यूज करते हैं, सॉल्वेंट यूज करते हैं, उनसे भी तो इम्प्यूरिटी आ सकती है। कैसे पता कि वो साफ है कि नहीं है। दूसरा हो सकता है कि अगर आप कभी कोई रिएक्शन कर रहे हो, कुछ कर रहे हो लैबोरेटरी में, उस टाइम पे किसी तरह का हैवी मेटल या किसी भी तरह का लिगेंड की वजह से, या कैटलिस्ट जो आप यूज कर रहे हो उसमें, उसकी वजह से भी इम्प्योरिटी आपके कंपाउंड के अंदर आ ही सकती है। और लास्टली क्या होगा, जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो इम्प्योर प्रोडक्ट बनेगा, वो प्योर नहीं होगा, राइट। तो ये कुछ सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी है। जब आप क्योंकि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट तो बच्चों कंपनी में ही बनते हैं, और कंपनी में कैसे बनते हैं, कहीं ना कहीं उनको सिंथेसाइज किया जाता है, लैबोरेटरी में बनाया जाता है, राइट। तो उसमें कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से इम्प्यूरिटी आ ही सकती है। यहाँ पे आपको एक चार्ट दिख रहा है, यहाँ पे हमें इस चार्ट में दिखने को मिलेगा कि कौन कौन से टाइप की इम्प्यूरिटीज होती हैं और उनका क्या क्या सोर्स हो सकता है। तो वो यहाँ पे देखिए, जैसे फर्स्ट वन इज प्रोसेस रिलेटेड ड्रग सब्सटेंसेस। ऐसी इम्प्यूरिटीज जो आपने प्रोसेस यूज किया है बनाने के लिए ड्रग को, वहां से मतलब उस पर्टिकुलर प्रोसेस में किस उस मात्रा तरीके से इम्प्यूरिटी आ सकती है। जैसे कि सोर्सेज में देखिए, ऑर्गेनिक हो सकता है, इंटरमीडिएट, स्टार्टिंग मटेरियल, बाय प्रोडक्ट, या फिर स्टार्टिंग मटेरियल में ही कोई इम्प्यूरिटी आ जाए तो उस वजह से आपका ओवरऑल प्रोसेस करने के बाद आपने जो ड्रग सब्सटेंस बनाया है वो इम्प्योर ही बनेगा। ओके, सेकेंड मतलब इसी में आप ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या रिएजेंट और कैटलिस्ट भी डाल सकते हैं। मींस आप जो भी रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हो उसमें आप जो भी तरह का स्टार्टिंग मटेरियल यूज कर रहे हो, आप जो भी रिएजेंट इस्तेमाल कर रहे हो, या उस रिएक्शन को की स्पीड को बढ़ाने के लिए आप जो कैटलिस्ट यूज कर रहे हो, उन सब की वजह से कहीं ना कहीं आपके कंपाउंड के अंदर इम्प्यूरिटी आ सकती है। ओवरऑल ये सब प्रोसेस रिलेटेड इम्प्यूरिटीज होती हैं जो आपके ड्रग प्रोडक्ट को या ड्रग सब्सटेंस को खराब कर सकती है। ठीक, ऐसे डिग्रेडेशन ड्रग सब्सटेंस और ड्रग प्रोडक्ट के बेस पे देखिए, ऑर्गेनिक और डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जिसमें ऑफकोर्स डिग्रेडेड सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, या फिर एक ओवरऑल डिग्रेडेड प्रोडक्ट जो स्टार्टिंग मटेरियल सही ना लेने की वजह से प्रोड्यूस हुआ होगा। फोर्थ वन इज डिग्रेडेशन ड्रग प्रोडक्ट, जिसमें अगेन ऑर्गेनिक आता है, और दूसरा आ जाता है एक्सीपिएंट इंट्रैक्शन। मतलब एक्सीपिएंट यानी कि जो आपने एक्स्ट्रा मटेरियल यूज किया है, प्रेजर्वेटिव डाल देते हैं जिससे कि बहुत समय तक आपका ड्रग प्रिजर्व रहे, कंपाउंड प्रिजर्व रहे, तो वो क्या एक्सीपिएंट की तरह काम कर रहा है। तो उसकी वजह से भी कई बार इंटरेक्शन कर लेती है ड्रग उसके साथ में, और उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होने लग जाती है, प्रॉब्लम फेस की जाती है, मतलब ओवरऑल प्रोडक्ट आपका अच्छा नहीं बनता है। ठीक है, तो ये सब अलग अलग सोर्सेस हो सकते हैं इम्प्यूरिटीज के आपके फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस में या कंपाउंड्स। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा डिटेल में बताया है, टाइप एंड अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटी प्रेजेंट इन केमिकल्स डिपेंड अपॉन सेवरल फैक्टर्स। मींस कुछ फैक्टर है जिसके बेस पे आप बता सकते हो कि आपके कंपाउंड के अंदर कहाँ से इम्प्यूरिटी आ गई। पहला फैक्टर क्या है, रॉ मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चर। मींस आप कौन सा रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हो। रॉ मटेरियल मतलब एकदम स्टार्टिंग मटेरियल, जो आप कच्चा माल होता है एकदम शुरुआत में जो आता है, चाहे वो कोई सॉल्ट आया है किसी ड्रग का या कुछ भी आया है,
एकदम स्टार्टिंग वाला मटेरियल, उसको रॉ मटेरियल बोलते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग में जिसका आप यूज करेंगे फाइनली आपका कंपाउंड उसी से जाके बनेगा, तो उस रॉ मटेरियल में भी तो इम्प्योरिटी आ सकती है ना। आप बना रहे हो, प्रोसेस में बनाते बनाते हो सकता है कोई कंटामिनेशन हो गया, जो लोग बना रहे हैं उनके हाथ नहीं साफ है, सपोज उन्होंने बालों पे कैप नहीं पहनी है, जो कि यूज करनी चाहिए हमेशा जब आप इंडस्ट्री में कहीं पर भी काम कर रहे हो, तो उस वजह से आपका बाल गिर गया उसके अंदर, तो भी तो वो इम्प्योर हो गया, राइट। तो इस तरह से ओवरऑल फाइनल प्रोडक्ट में कंटामिनेशन आपके रॉ मटेरियल जो यूज कर रहे हो अगर वो साफ नहीं है तो उसकी वजह से भी आ सकता है। प्लस जो आप पूरा मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस आप यूज करेंगे उसमें भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह इम्प्योरिटी जा सकती है, ठीक। दूसरा, रिएजेंट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग। अब जैसे रॉ मटेरियल है जिसमें मैंने आपको बताया अलग अलग सॉल्ट हो सकते हैं, कोई भी स्टार्टिंग रिएजेंट हो सकता है उसमें, आई मीन कोई भी स्टार्टिंग मटेरियल हो सकता है। दूसरा, रिएजेंट्स की बात करें तो उसमें आपका कुछ ऐसे रिएजेंट होते हैं जो रिएक्शन में यूज करते हैं हम, और उसके बाद में उनको क्या करना चाहिए, वॉश करके हटा देना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका फाइनल प्रोडक्ट एकदम प्योर बने। लेकिन कई बार क्या होता है, ड्यूरिंग वॉशिंग ध्यान नहीं दिया जाता, उस रिएजेंट को रिमूव ढंग से नहीं किया जाता, और उस वजह से आपका फाइनल प्रोडक्ट ओवरऑल इम्प्योर प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह रिएजेंट भी कहीं ना कहीं आपका इम्प्योरिटी का एक सोर्स हो सकते हैं। थर्ड वन इज मेथड और प्रोसेस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर। मतलब आप कौन सा तरीका, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है उसके ऊपर भी कि आपका प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, कि प्योर बनेगा कि नहीं बनेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप कितना स्टेजेस से होके आपका कंपाउंड गुजर रहा है, और उस सारी स्टेजेस में आपने, उस सारे प्रोसेस में आपने केयरफुल रहे हो कि नहीं रहे हो अपने केमिकल्स के साथ में, उसमें किसी तरीके की कोई इम्प्योरिटी कहीं ना कहीं से, कोई हवा से उड़ के या किसी डस्ट के थ्रू या किसी भी तरह से तो नहीं आ जा रही है, वो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो मेथड आप क्या यूज कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है देखना, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ वन इज केमिकल प्रोसेसेस यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। अब आप कौन सा केमिकल प्रोसेस यूज कर रहे हो, मतलब कौन सी केमिकल रिएक्शन आपकी हो रही है मैन्युफैक्चरिंग में, उससे भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है उस पे भी कि आपका प्रोडक्ट प्योर बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर किसी केमिकल प्रोसेस में, जैसे ये सेकंड पॉइंट से थोड़ा कोरिलेटेड है, किसी केमिकल प्रोसेस में आपने कोई रिएजेंट या कोई कैटलिस्ट ऐसा यूज किया जो प्रॉपरली रिमूव नहीं हो पाया आफ्टर रिएक्शन, तो उस वजह से भी प्रोडक्ट आपका इम्प्योर ही बनेगा। फिफ्थ वन इज एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मींस कभी कभी, जैसे मैंने अभी आपको बोला एयर वाला बात बताया मैंने, आप कभी कभी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उनमें ऐसा तो नहीं होता हर जगह में प्रॉपर अच्छे ऐसे रूम्स दिए जाते हो जिनमें आपका मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, खुले हुए रहता है, कई सारा एरिया एक्सपोज रहता है मतलब एटमॉस्फेयर से, तो जिसमें एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन का चांस होता ही होता है। कई बार बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस रखी जाती है, बट स्टिल इतने लोग काम कर रहे हैं जिस एक जगह पे, चांसेस हैं बहुत ज्यादा कि एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन हो सकता है, तो तभी भी आपका प्रोडक्ट इम्प्योर बनता है। सिक्स वन इज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मींस आपके पूरे प्रोसेस में स्टार्टिंग, ऐसा तो नहीं होता स्टार्टिंग मटेरियल से सीधा कंपाउंड बन गया फाइनल, बीच में भी तो कुछ इंटरमीडिएट्स बनते हैं, तो उन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स में भी किसी ना किसी तरह से इम्प्योरिटी आ ही सकती है, राइट। नाउ सेवेंथ वन इज डिफेक्ट्स ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। जैसे जब आप मैन्युफैक्चर करो उस टाइम पे कोई ऐसा डिफेक्ट हो गया जो रिजॉल्व नहीं हो पाया, तभी भी आपका कंपाउंड अच्छा नहीं बनेगा। और लास्ट जो फैक्टर हो सकता है वो हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स। मींस कभी कोई ऐसा हजार्ड हो गया, सपोज कभी ऐसे कंपनी में केमिकल लीक हो गया या कुछ ऐसा लीकेज हो गया, तो जो कभी कभी ऐसे लीकेज, मतलब ऐसे हजार्ड्स भी होते हैं जो नोटिस नहीं किए जाते लेकिन हो जाते हैं, ओके, तो उसकी वजह से भी आपका अल्टीमेट प्रोडक्ट इम्प्योर बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे फैक्टर्स हो जाते हैं। अभी नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। राइट अ नोट ऑन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एंड एक्सप्लेन एसिड बेस टाइट्रेशन। तो अभी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है? एक क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस का मेथड है ये, क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस। मींस आप वॉल्यूमेट्रिक में वर्ड में दिख रहा है आपको, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं मतलब, और एनालिसिस मतलब किसी चीज को एनालाइज करना है, मतलब आपको यहाँ वॉल्यूम को एनालाइज करना है, ठीक है। तो एक ऐसा मेथड होता है जिसमें आप किसी भी कंपाउंड के वॉल्यूम को एनालाइज करते हैं। कैसे एनालाइज करते हैं? आप देखते हैं कि वो कंपाउंड कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, वो देखते हैं
फिर जो सेकेंड सब्सटेंस आप उसके कंपैरिजन में यूज करेंगे, आप उसको देखते हैं कि वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, फिर उन दोनों को आप एक साथ में कंपेयर करते हैं, या वो कंबाइनिंग सब्सटेंस है, सपोज फर्स्ट और सेकंड सब्सटेंस आपस में कंबाइन हो रहे हैं और उसे कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना है, तो अभी वो जो स्टार्टिंग सब्सटेंसेस कंबाइन हो रहे हैं वो कितना कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो प्रोपोर्शन मेजर किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है। ओके, तो इसी को बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। और वी कैन से अनदर टर्म इसके लिए होती है टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस, क्योंकि इसमें टाइट्रेशन की जाती है। ओके, तो अभी इसमें क्या डिटेल में आपको पूछा है, एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में पूछा है। एसिड बेस टाइट्रेशन नाम से समझ आ रहा है, इसमें एक एसिड यूज करेंगे हम और एक बेस यूज करेंगे। कोई भी हो सकता है कि एसिड बेस टाइट्रेशन में एक एसिड और बेस दोनों वीक यूज करें, हो सकता है दोनों स्ट्रॉन्ग यूज करें, या इन दोनों में से कोई एक वीक हो और एक स्ट्रॉन्ग हो। वो डिपेंड करता है किस तरह का टाइट्रेशन आप कर रहे हो और आपको क्या एनालाइज करना है, ठीक है, उस चीज पे डिपेंड करता है। तो एसिड बेस टाइट्रेशन को थोड़ा सा देखते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, किसी भी एसिड या किसी भी बेस की कंसंट्रेशन को हमें निकालना है। हमें नहीं पता, सपोज मेरे पास एक एसिड दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और दूसरी तरफ मेरे पास एक एसिड है HCl, ठीक है। तो NaOH का कंसंट्रेशन मान लो मुझे नहीं पता कि कितना लिया है मैंने स्टार्टिंग में, और HCl का मुझे पता है कि ये मैंने 1 मोलर कंसंट्रेशन का लिया होगा। ओके, तो टाइट्रेशन से मैं क्या निकालूंगी, मैं निकालूंगी कि NaOH कितना NaOH इस HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए ओवरऑल रिएक्शन में यूज होगा। तो जितना भी NaOH यूज होगा ना बच्चों, उससे मुझे NaOH का अमाउंट पता चल जाएगा, वॉल्यूम पता चल जाएगा, उसी से फिर मैं उसकी मोलारिटी निकाल लूंगी। मतलब जैसे मुझे यहाँ पता चला HCl 1 मोलर यूज हो रहा है, तो ये कितना मोलर यूज होगा वो मुझे नहीं पता था अभी तक, लेकिन जब मैं इनका टाइट्रेशन करूंगी एक साथ में, तो जितना अमाउंट में एसिड को NaOH न्यूट्रलाइज कर देगा उसके हिसाब से मैं NaOH की मोलारिटी निकाल सकती हूँ। जितना अमाउंट में वो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज होगा उसके हिसाब से उसकी मोलारिटी निकाली जा सकती है। तो इसी को आप बोलते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन, किसी अननोन कंपाउंड की कंसंट्रेशन को निकालना, चाहे वो एसिड से बेस की निकाल रहे हो आप या बेस की मदद से एसिड की निकाल रहे हो, जिसकी भी अननोन है उसकी निकाल सकते हो। इस तरह की टाइट्रेशन में जो इंडिकेटर यूज होता है वो फिनोक्सिलीन होता है, मोस्टली फिनोक्सिलीन आपको मिलेगा, या और मिथाइल ऑरेंज वगैरह और भी कई सारे इंडिकेटर्स यूज होते हैं। सबसे ज्यादा आपको वो पिंक कलर का दिखता है, जैसे वो कोनिकल फ्लास्क में हम टाइट्रेशन करते हैं बहुत बारी, 11-12 से करते आ रहे हैं, तो हमेशा वो पिंक कलर का दिखता है, वो फिनोक्सिलीन ही होता है, वो पिंक कलर का हो जाता है अल्टीमेटली। तो इंडिकेटर आप कोई भी यूज कर सकते हो एसिड बेस रिएक्शन में, चाहे वो फिनोक्सिलीन हो, मिथाइल ऑरेंज हो, ब्रोमोथर्मल ब्लू हो, कोई भी हो, ठीक है। अब टाइट्रेशंस को आप अगर आप चाहो क्लासिफिकेशन भी मेंशन कर सकते हो इसका, एसिड बेस, रिडॉक्स, प्रेसिपिटेशन और कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, 4 मेजर टाइप की टाइट्रेशंस होती हैं। तो पहले आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा और उसके बाद में आप एसिड बेस टाइट्रेशन को डिफाइन कर दीजिए बस। तो ये आपका इस तरह से आप चार्ट बना सकते हो जिसमें आप चारों टाइट्रेशन को दिखा दो और उसके बाद में एसिड बेस को थोड़ा सा डिफाइन कर दो। 2 मार्क्स में इतना सफिशिएंट होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, राइट अ नोट ऑन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड बोरिक एसिड। ये 3 कंपाउंड्स हैं जो आपने ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़े हैं, वो सबके ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा सा लिखना है उनके बारे में। तो फर्स्ट वन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें एक तो बहुत अमाउंट में उसमें वाटर हुआ, क्योंकि उसमें हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन आपको दिख रहा है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही नाम तब उसका पड़ा जब भी उसमें वाटर का क्वांटिटी अच्छा खासा होगा। अलॉन्ग विद अमोनिया NH3 और H2O, ये दोनों अच्छी खासी अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, तभी इनकी रिएक्शन से NH4OH बनेगा, ठीक है। तो बहुत कम अमाउंट में आपको उसके अंदर NH4 मतलब अमोनियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस दिखाई देंगे। मेजर अमाउंट में वाटर और अमोनिया प्रेजेंट होगा और उन्हीं की रिएक्शन से अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, वैसे आगे यहाँ पे मैंने लिखाया भी है, NH4OH। ओके, अभी कहाँ यूज होता है इसको क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं और सैनिटाइजर्स में भी इसको यूज किया जाता है। मतलब कई बारी सैनिटाइज करते हैं ना लोग अपने घर को पूरी तरह से साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए यूज करते हैं, या इंडस्ट्रीज में भी इसको क्लीनिंग एजेंट की तरह से यूज किया जाता है, सैनिटाइज करने के लिए यूज किया जाता है, ओवरऑल किसी तरह का जर्म ना रह जाए इसलिए यूज किया जाता है, ठीक है।
इसके अलावा इसको फर्टिलाइजर में भी की तरह से भी यूज करते हैं, ठीक है। देन एक्वस, अभी देखिए एक्वस अमोनिया अगर आप लेंगे नॉर्मली पानी के अंदर अमोनिया से मिला दिया और आपने उसको ले लिया तो वो बहुत कोरोसिव होता है। किसके लिए? एल्यूमिनियम अलॉयज के लिए, कॉपर अलॉयज के लिए और कोई भी गैल्वेनाइज सरफेस है तो उसके लिए। मतलब आप उस पर्टिकुलर रिएक्शन में इसको यूज नहीं कर सकते, ये एक चीज बोली है। ये लाइन आप चाहे तो लिखे चाहे नहीं लिखे, कोई उससे कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए कैल्शियम कार्बोनेट पे, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट को आप चौक देखते हैं जिससे टीचर आपकी क्लास में लिखते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, ठीक है। इसकी माइनिंग कैल्साइट की फॉर्म में होती है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे ही नहीं बन जाता, उसकी माइनिंग की जाती है, माइन किया जाता है उसको। तो किस फॉर्म में? कैल्साइट की फॉर्म में होता है, बाद में उसको रिएक्शन करा के कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। देन ये सबसे पॉपुलर केमिकल है जिसको आप स्कूल क्लासरूम में देखेंगे, मैंने अभी बताया चौक यूज करते हैं क्लास में, सबसे पॉपुलर है, सब देखते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट की ही बनी होती है, ओके। बाकी अर्थ क्रस्ट में भी पाया जाने वाला अच्छी खासी अमाउंट में पाया जाता है आपकी अर्थ क्रस्ट मतलब आपकी अर्थ की सतह में, ठीक है। इसके अलावा आपको मार्बल में देखते हैं, व्हाइट कलर का मार्बल जो होता है पूरा का पूरा कैल्शियम कार्बोनेट मैक्सिमम अमाउंट में होता है। लाइमस्टोन में मैक्सिमम कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, उसी का बनता है वो। तो ये सब में भी बहुत अमाउंट में पाया जाता है। और इसके अलावा एक चीज और यहाँ पे जो मेंशन नहीं किया है, इसका यूज ना बच्चों कहीं ना कहीं आपके डेंटल इश्यूज में भी होता है। आपने देखा जब आप कभी दांत में कैविटी हो गया, कुछ हो गया, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो यूजुअली वो कैल्शियम की टैबलेट्स तो देता ही है, बट आपकी जो फिलिंग वगैरह करता है कई बार कैल्शियम भर देता है दांत में कि आप नेक्स्ट डे आना और या कुछ दिन बाद आना, उसके बाद में उसको रिफिल कर दूंगा। तो उस टाइम पे इसको कैल्शियम कार्बोनेट को भी यूज करते हैं अपनी फिलिंग्स मतलब बनाने के लिए, ठीक है। और इसको कैल्साइट के नाम से भी जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, क्योंकि मैंने आपको बोला इसकी जो माइनिंग होती है वो कैल्साइट की फॉर्म में ही होती है, इसलिए इसको कैल्साइट भी आप कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए बोरिक एसिड, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H3BO3। बोरिक एसिड एक बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है, ठीक है। देखा है आपने कभी, हम हर एक चीज जो बोरोलिन आती है मार्केट में और आप बोरिक एसिड की बहुत सारी प्रिपरेशंस आती है जो बेसिक जनरल उसमें देखते रहते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल मुझे जैसे कभी कभी ऐसा होता है ग्लिसरीन यूज करते हैं तो बोरिन के नाम से एक छोटी सी बॉटल आती है उसकी, वो आती है कि कभी आपके जैसे मुंह में माउथ अल्सर्स हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, तो उनमें आप यूज कर सकते हो। तो इन सभी में थोड़ा थोड़ा अमाउंट में बोरिक एसिड होता है क्योंकि बहुत अच्छी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज रखता है। इंसेक्टिसाइड भी बहुत अच्छा है, इंसेक्ट्स को भी मार सकता है। तो ऑफकोर्स आपके अंदर के इंसेक्ट की बात नहीं कर रही, वो जर्म्स होते हैं, मैं बात कर रही हूँ बेसिक सरफेस इंसेक्ट्स की, तो उनको भी ये किल कर सकता है। फ्लेम रिटार्टेंट की तरह से यूज हो सकता है और बहुत सारे इसके यूजेस हैं, ओके। कैसे दिखता है? व्हाइट कलर का पाउडर होता है या कलरलेस से क्रिस्टल्स इसके दिखेंगे जो आराम से आप वाटर में डिसॉल्व कर सकते हो। और इसका सबसे अच्छा यूज जो है वो एंटीसेप्टिक और प्रिजर्वेटिव की तरह से ही है, प्लस एक और फायर प्रूफिंग एजेंट की तरह यूज होता है वुड के लिए, मतलब आग से बचाता है, ठीक है, वुड को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम परमैंगनेट। अभी आपको NaCl और KMnO4 दोनों पे एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो सोडियम क्लोराइड किसको कहते हैं? NaCl को बोलते हैं। किसको कहते हैं एक्चुअली? आप जो घर में नमक खाते हो वो क्या होता है? वो सॉल्ट होता है। सॉल्ट किसे कहते हैं? वो सोडियम क्लोराइड ही होता है जो आप नमक खाते हो, राइट। आपकी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में आपको जरूरत सोडियम और क्लोराइड आयंस की ही होती है। प्लस आपकी बॉडी में ग्लूकोज के साथ में, मतलब ये आयंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी बॉडी का बैलेंस, आयनिक बैलेंस बना रहता है इनकी वजह से। तो सोडियम एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो आपकी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट इतना वाटर कंसंट्रेशन है उसको रेगुलेट करता है, उसको चलाता है। एक ऐसा आयन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में। आपकी मसल कभी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कराने में सोडियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और आपकी नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट कराने में, जैसे आपको कील चुभ गई, आपके दिमाग को तुरंत पता चल जाता है, आप हाथ हटा लेते हो, किसी ने आपको मार दिया, आपको पता चल गया ना, तो आप तुरंत उसके अगेंस्ट एकदम आप रिएक्ट करोगे। तो वो सब क्यों हो रहा है? क्योंकि नर्व इम्पल्सेस उस पर्टिकुलर पोर्शन से आपके ब्रेन तक जा रही है, उसको ले जाने का काम भी सोडियम अच्छे से करता है, ठीक है।
सोडियम का बहुत रोल है आपकी बॉडी के अंदर। तो ओवरऑल सोडियम क्लोराइड जो है कब दिया जाता है, जब आपने देखा होगा कभी कभी कुछ लोगों को जैसे डायरिया हो गया, बहुत ज्यादा लूज मोशन हो रहे हैं, तो उस टाइम पे कहते हैं ना नमक का पानी, थोड़ा नमक चीनी का घोल थोड़ा थोड़ा देते हैं, या आपको ORS दिया जाता है जो उसमें भी काफी अमाउंट में NaCl होता है, ठीक है। तो इस सबको ट्रीट करने के लिए, चाहे डिहाइड्रेशन की वजह से वाटर लॉस हो गया बॉडी में, उसको ट्रीट करने के लिए, या कभी कभी बहुत कुछ लोगों को इतना पसीना आता है एक्सेस अमाउंट में कि उनकी बॉडी से सारा वाटर लॉस हो जाता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी NaCl बहुत अच्छा एजेंट है, ठीक। नेक्स्ट, पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है KMnO4। इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं। तो KMnO4 में कैसे बनता है, जब मैग्नीज ऑक्साइड की ओर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करती है। मैग्नीज ऑक्साइड मतलब MnO2 की बात कर रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH। तो वो दोनों की जब कंबाइंड रिएक्शन होती है, उसकी वजह से पोटेशियम परमैंगनेट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। पहली बार इसका जो इन्वेंशन हुआ था, फर्स्ट टाइम जो डेवलप हुआ था, ये 1857 में, जो कितने साल पुराना हो गया, 1857 में फर्स्ट टाइम ये डेवलप हुआ था। और एज अ डिसइंफेक्टेंट तब लोग इसको यूज करते थे, और ये अच्छा खासा डिसइंफेक्टेंट है भी। प्लस हमारी लैबोरेटरी में, केमिस्ट्री में, लैब में बहुत अच्छे से यूज होने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। आप इसका यूज ये भी लिख सकते हैं, ये बहुत अच्छे से ऑक्सीडेशन करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो आपके लैब में यूज होता है। खैर 1857 में डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज हुआ, तब से लेके आज तक इसको डिसइंफेक्टेंट के अलावा अलग अलग स्किन कंडीशंस में भी इस्तेमाल किया जाता है। चाहे फंगल इन्फेक्शन हो या कोई और स्किन पे एलर्जी हो गई हो, तो सबके ट्रीटमेंट में भी आप जो प्रिपरेशंस यूज करेंगे उसमें थोड़ा बहुत KMnO4 का अमाउंट होता है, ठीक है। अभी आ जाइए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, राइट अ नोट ऑन लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक एंड क्लोराइड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, हमेशा एग्जाम में आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट या क्लोराइड का लिमिट टेस्ट आ ही जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। और उतना मुश्किल नहीं है, देखने में बहुत बड़ा लगता है लिमिट टेस्ट आर्सेनिक का, स्पेशली बच्चे डरते हैं इससे, बट ऐसा कुछ टफ नहीं है। ध्यान से समझेंगे आपको समझेगा, आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए लिमिट का आर्सेनिक का जो लिमिट टेस्ट है, ये एक बहुत छोटी सी यहाँ पे दिखाऊंगी, लेकिन अभी यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा सा इसके बेसिक असेंबली के बारे में जानेंगे, क्योंकि इसका ऑपरेटर्स इंपॉर्टेंट है। आप इसका डायग्राम बना के आ जाएंगे ना, तो आपको आराम से, मतलब मान लीजिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स इसके डायग्राम पे आपको टीचर ऐसे ही दे दे। लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक एंड क्लोराइड, ओके। तो पहला हम आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आर्सेनिक और क्लोराइड दोनों का ही लिमिट टेस्ट आप अच्छे से कर लीजिएगा इसको। तो एक बार सुनिए, उतना टफ नहीं है, सिंपल सा है। क्या होता है आर्सेनिक लिमिट टेस्ट में, आर्सेनिक गैस जो है, आर्सीन गैस हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट करती है और मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर को येलो कर देती है। ये ओवरऑल रिएक्शन होती है, और ये किसकी प्रेजेंस में होती है, रिड्यूसिंग एजेंट पोटेशियम आयोडाइड की प्रेजेंस में होती है, ओके। और मैं आपको इसकी असेंबली अभी बाद में बताऊंगी, अभी आपको बस इतना याद रखिए, समझ लीजिए इस चीज को, क्या हो रहा है इसमें, आर्सेनिक गैस हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट कर रही है, उसकी वजह से आपका मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर येलो कलर का हो जा रहा है, ओके। और ये सारा काम किस रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में हो रहा है, पोटेशियम आयोडाइड मतलब KI की प्रेजेंस में हो रहा है, राइट। और जो ऑपरेटर्स आप इस टेस्ट को, इस लिमिट टेस्ट को करने के लिए यूज करते हैं, उसको बोलते हैं गटजीट ऑपरेटर्स, और इस टेस्ट का नाम इसलिए गटजीट टेस्ट भी बोला जाता है। तो हो सकता है 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाए, आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में जो ऑपरेटर्स यूज होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है, तो उसको गटजीट ऑपरेटर्स कहते हैं, ठीक है, या टेस्ट को गटजीट टेस्ट कहते हैं, ये याद रखिएगा, ओके। अभी ऑपरेटर्स देखिए किस तरह का होता है। ऑपरेटर्स में क्या होता है, एक हमारे पास बॉटल रहती है छोटी सी, उस बॉटल में आपका सोल्यूशन रहेगा, कंपाउंड बताऊंगी वो आपको रिएक्शन में आगे कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है। आपको बस एक बॉटल बनाना है, उसके बाद या आप इसको फ्लास्क बोल लीजिए, फ्लास्क बनाइए, उससे एक ट्यूब लगा दीजिए उसमें, और ट्यूब की हेल्प से आपको ऊपर रबर बंक्स अटैच करने हैं। रबर बंक्स के बीच में ये आपका क्या है, एक मर्क्यूरी क्लोराइड का पेपर है, ठीक है। मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर फंसा देना है किसकी हेल्प से, क्लिप की हेल्प से।
और रबर बंक्स के बीच में वो पेपर जो है वो फंसा रहेगा। 1 सेकेंड स्टूडेंट, आई थिंक किसी को कुछ क्वेरी है। 1 सेकेंड। वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके, आई थिंक स्टूडेंट्स इट्स आपका नेटवर्क इश्यू है, तो आप अपने नेटवर्क पे थोड़ा फोकस कीजिए। चलिए बैक टू क्लास। यस, तो अपरेटस कैसा है, मैंने आपको बोला आपको एक छोटा सा फ्लास्क बनाना है, बॉटल जैसा, उसके साथ में एक थिन ट्यूब उसके बीच में इंसर्ट करनी है, उसको आपको रबर बंक्स से अटैच करना है, रबर बंक्स को क्लिप से पकड़ के रखना है, फंसा के रखना है। और क्यों फंसा के रखते हैं क्लिप की हेल्प से, क्योंकि उसके रबर बंक्स के बीच में एक क्लोराइड पेपर होता है जिसे मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर कहते हैं, HgCl2 का पेपर होता है। स्टूडेंट प्लीज आप लोग बीच बीच में मत बार बार पिंग कीजिए। आपको जो क्वेरीज हैं मैं बाद में आपको सब क्वेरीज आंसर करूंगी। बीच में क्लास डिस्टर्ब होता है, तो आई होप आप लोग समझेंगे इस चीज को, राइट। तो ये इसकी छोटी सी असेंबली होती है, ठीक है। असेंबली भी इसकी पता होना जरूरी है। आप इसका डायग्राम बना के आएंगे, आपको 2 मार्क्स इजिली मिल जाएगा। 5 मार्क्स अगर क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स इसके डायग्राम पे ही मिल जाएंगे। इसलिए आप सिर्फ बेसिक चीजें इसकी डायग्राम में बना लीजिए, वो सफिशिएंट है। अभी देखिए, ये जो आपको मैंने मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर बोला है ना, ये मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर सैंपल सोल्यूशन में डिप करके नहीं रखा जाता है, इसको ऊपर रबर बंक्स के बीच में फंसा के रखते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, या इसको रबर बंक्स के बीच में फंसा के रखते हैं और बस सीधा इस वेसल से, जो नीचे का आपका वेसल है या ये जो आपका फ्लास्क है, इससे आर्सेन गैस हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट करने के बाद में जो अल्टीमेट कंपाउंड बनाएगी, जो गैस बनाएगी, वो गैस यहां से चढ़ती है इस ट्यूब के थ्रू, ऊपर जाती है। वहां पे जो पेपर प्रेजेंट है वो पेपर जो है वो येलो से ब्राउन कलर का हो जाता है। वो जो स्ट्रिप है मर्क्यूरिक क्लोराइड की, वो येलोइश ब्राउन कलर की हो जाती है। यही होता है ओवरऑल लिमिट टेस्ट के, आर्सेनिक लिमिट टेस्ट के अंदर, ठीक है। अभी आइए इसकी रिएक्शंस देखते हैं कैसे होते हैं। सबसे पहली रिएक्शन में आर्सेनिक एसिड आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट होता है। आर्सेनिक एसिड मतलब H3AsO4। आपको एक चीज याद रखनी है, आर्सेनिक एसिड को कहते हैं H3AsO4। इसका पहली रिएक्शन क्या होती है, ये आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट होता है H3AsO3 में। बस एक ऑक्सीजन कम हो गया बच्चों, यहाँ 4 था, यहाँ पे 3 हो गया, इतना सा डिफरेंस है। वो क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ रिडक्शन होता है, ठीक है। ये रिएक्शन Ki की प्रेजेंस में होती है, मैंने बताया अभी पीछे, पोटेशियम आयोडाइड के प्रेजेंस में वो यहाँ पे इसको रिड्यूस कर देता है, तो वो ये ऑक्सीजन एक कम हो जाता है इस वजह से। तो पहला रिएक्शन में आर्सेनिक एसिड आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट होता है। इसके बाद ये आर्सेनियस एसिड, ये सब रिएक्शन कहाँ हो रही है बच्चों, इस वेसल के अंदर, यहाँ पे हो रही है। इसके बाद क्या होता है, ये आर्सेनियस एसिड, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ओवरऑल, ये उनके साथ में रिएक्ट कर जाती है। गैस इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाती है और अल्टीमेटली आर्सेन गैस बन जाती है। आर्सेनियस एसिड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और उससे आर्सेन गैस बन जाती है। मतलब ओवरऑल ये एसिड जो है वो रिड्यूस हो गया, इसका रिडक्शन हो गया हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, और उससे आर्सेन गैस बन गई, जिसका फॉर्मूला है AsH3, और साथ में कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो जाते हैं, वो साइड प्रोडक्ट है। आफ्टरवर्ड्स आपकी आर्सेन गैस मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर, मैंने कहा ना इस ट्यूब के जरिए ऊपर चढ़ के जाती है गैस, यहाँ पे आपके रबर बंक्स के बीच में मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर लगा हुआ है। ये जैसे ही गैस इस मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर के कांटेक्ट में आती है, तुरंत वो पेपर येलो कलर का या ब्राउन से कलर का हो जाता है। जैसे ही आपका ये पेपर येलोइश ब्राउन कलर का हुआ, आप समझ लीजिए आपका लिमिट टेस्ट कंप्लीट हो गया। और ये क्यों कर रहे हैं, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक कह रहे हैं ना, आर्सेनिक की इम्प्यूरिटी अगर किसी कंपाउंड के अंदर आपको देखनी है तो उसके लिए हम आर्सेनिक लिमिट टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो वो कंपाउंड ही आप यहाँ ले लीजिए और इसके यहाँ इस रिएक्शन वेसल के अंदर उसकी रिएक्शन करा के देख लीजिए। अगर इनकेस उसमें इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होगी तो आपको ओवरऑल इस मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर पे येलोइश ब्राउनिश सा स्टेन दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। दिखा तो समझ लीजिए इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है, ठीक है। अभी इस पूरी रिएक्शन में आप पोटेशियम आयोडाइड, स्टेनस क्लोराइड, जिंक, इन सब का यूज होता है। ये सब रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, रिडक्शन करते हैं,
जैसे मैंने आपको बताया रिडक्शन क्या होता है बच्चों, एक रिडक्शन एक ऐसा रिएक्शन प्रोसेस होता है जिसमें या तो ऑक्सीजन के एटम कम होंगे रिएक्शन के बाद, या तो हाइड्रोजन के एटम बढ़ जाएंगे। दो ही चीज होती है, या तो ऑक्सीजन कम होगा या हाइड्रोजन बढ़ेगा, कहीं भी आप रिडक्शन देखेंगे यही होता है। तो चाहे पोटेशियम आयोडाइड लीजिए, जिंक या फिर स्टेनस क्लोराइड, ये सब यहाँ इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से ही काम कर रहे हैं, रिडक्शन करा रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम कर रहा है, HCl यूज हो रहा है सोल्यूशन को एसिडिक बनाने के लिए। ठीक, स्टेनस क्लोराइड पर्टिकुलरली यूज हो रहा है ताकि जब आर्सीन गैस निकले तो वो पूरी तरीके से, मतलब आर्सीन गैस जो बन रही है ना वो कंप्लीटली बन के यहां से निकल के ट्यूब से चढ़ पाए ऊपर तक इजिली, कंप्लीटली मतलब इवोल्यूशन हो सके आर्सीन गैस का, इवोल्यूशन मतलब वहां से निकल पाए पूरी तरह। इसके लिए स्टेनस क्लोराइड का यूज होता है। और इस रिएक्शन में जो पोटेशियम आयोडाइड यूज होता है, Ki यूज होता है, ये जो मैंने आपको यहाँ दिखाया है, ये यूज होता है हाइड्रोजन सल्फाइड को ट्रैप करने के लिए। कभी कभी इस रिएक्शन वेसल के अंदर क्या होता है ना, नीचे यहाँ पे आर्सीन गैस के साथ साथ कभी कभार हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S भी बनती है थोड़ी सी, तो वो H2S तो हमको नहीं चाहिए ना, वो पेपर पे जाएगी अलग रिएक्शन कर देगी, फिर कंपाउंड कुछ और ही बन जाएगा। तो उसको रोकने के लिए हम पोटेशियम आयोडाइड का यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ठीक, और ये जो लेड एसिटेट वूल है अल्टीमेटली ये उसको ट्रैप कर लेती है H2S को, उसका काम है H2S जो हाइड्रोजन सल्फाइड एक्स्ट्रा निकल रही है उसको ट्रैप कर लेने का। ये जैसे ट्रैप हो जाएगी और तो ओके बच्चों, यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड नहीं होगा, ये लेड एसिटेट होगा। आप प्लीज ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको ठीक कर लेंगे। जब मैं ये फाइनल प्रेजेंटेशन आपको दूंगी तो उसमें मैं ये करेक्ट करके दे दूंगी। ये लेड एसिटेट है, ओके। तो लेड एसिटेट की वजह से ही बीच में इसलिए फंसाते हैं कि अगर कोई H2S निकल रही है तो वो यहाँ पे फंस के रह जाए और सिर्फ आर्सीन गैस ऊपर तक जा पाए और उस पेपर को येलोइश ब्राउन कर पाए, बस इतना सा लिमिट टेस्ट होता है ये, और ये इसका अपरेटस होता है। नेक्स्ट आ जाइए लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, प्रिंसिपल जो है बच्चों, सिद्धांत इस पर्टिकुलर लिमिट टेस्ट का, वो सारा कुछ इसके एक ही रिएक्शन पे डिपेंड करता है। वो रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिख रखी है, आप वो रिएक्शन देख लीजिए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 की प्रेजेंस में, और इस रिएक्शन से सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है अलोंग विद सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, ये रिएक्शन होती है, यही इसका प्रिंसिपल है जो आपकी रिएक्शन है। आप रिएक्शन याद कर लीजिए, प्रिंसिपल आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। सिंपल है, सोडियम क्लोराइड NaCl AgNO3 से रिएक्ट कर रहा है HNO3 की प्रेजेंस में, नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, और क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कभी शायद आपने 11th-12th में पढ़ी होगी। कैसे होता है बच्चों, ये Na आयन है, Na पे प्लस चार्ज होता है ना, Cl पे माइनस चार्ज होता है, ऐसी नाइट्रेट पे माइनस, Ag पे प्लस होता है। तो बच्चों आपको पता है ऑपोजिट चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, प्लस और माइनस हमेशा रिएक्शन करता है, ऐसा होता है। ये Na क्या करेगा, NaCl के साथ में ना यहाँ पे ये Na इस NO3 के साथ रिएक्ट कर लेता है, NaNO3 बन जाता है, और यहाँ पे ये Ag जो है ये इस Cl के साथ रिएक्ट कर लेता है और AgCl बन जाता है। इस तरह से AgCl और NaNO3 का प्रोडक्शन होता है। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, यही इसका प्रिंसिपल है। ठीक, इसके बाद प्रोसीजर देखिए लिमिट टेस्ट का। प्रोसीजर आपको एक टैबुलेटेड टेबल की फॉर्म में बताया ताकि उसको लर्न करने में प्रॉब्लम ना हो। क्या करना है आपको, एक तरफ टेस्ट सैंपल लेना है, एक तरफ स्टैंडर्ड कंपाउंड लेना है। बच्चों लिमिट टेस्ट करते हैं ना तो हमेशा एक स्टैंडर्ड कंपाउंड होता है, जो स्टैंडर्ड मतलब फार्माकोपिया में लिख दिया है कि वही प्रोसीजर आपको स्टैंडर्ड बनाने के लिए फॉलो करना है, तो ये आपको फार्माकोपिया में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड के हिस्सा आपने वो तो वही करना है, सेम प्रोसीजर फॉलो, लेकिन जो टेस्ट सैंपल है यानी आप मान लो देखना चाह रहे हो कि कहीं आपके वाटर जो आप पानी पीते हो या टैप वाटर टंकी का पानी ले लिया उसमें देख लो नॉर्मली, उसके अंदर भी आप लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड इजिली परफॉर्म कर सकते हो। तो वो टेस्ट सैंपल कैसे बनाओगे आप, उसका प्रिपरेशन कैसे बना करोगे, उसका प्रोसीजर यहाँ पे हम देखेंगे। देखिए पहले आपको थोड़ा सा अमाउंट में जितना भी है 2-3 ml, सपोज पानी ले रहे हो आप, टैप वाटर ले रहे हो तो 2-3 ml वो पानी ले लो, नेस्लर सिलेंडर के अंदर लेते हैं। आपको पता है कि ये जो टेस्ट होता है ना बच्चों, इस तरीके से एक नेस्लर सिलेंडर होता है, कुछ ऐसा सा होता है। ठीक, और उसमें ज्यादा मार्किंग नहीं होती है, बस 100-50 ऐसे करके मार्किंग होती है। मेजरिंग सिलेंडर की मैं बात नहीं कर रही हूँ, नेस्लर सिलेंडर अलग होता है। लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड के लिए नेस्लर सिलेंडर का यूज होता है।
ठीक, तो उसके अंदर थोड़ा सा आप पानी ले लीजिए नीचे में, और आपको क्या करना है, जैसा फार्माकोपिया में डायरेक्टेड है उसके हिसाब से या तो कीजिए, या सिंपल आप वाटर सोल्यूशन ले लीजिए, और उसके बाद में आप उसमें 1 ml नाइट्रिक एसिड डालिए। ये जो HNO3 यहाँ पे लिया था ना, 1 ml HNO3 आपको इसके अंदर, इस नेस्लर सिलेंडर के अंदर डालना है, 1 ml HNO3। ठीक, इसके बाद में आपको इस नेस्लर सिलेंडर, मान लो 1 ml HNO3 डाल के आपका लेवल यहाँ तक बन गया सपोज, तो आपको इसको 50 ml तक पूरा, यहाँ मान लो यहाँ 50 ml आ रहा है, तो यहाँ तक पानी भर देना है इसके अंदर। ठीक है, डाइल्यूट करना मतलब पानी से तो डाइल्यूट करेंगे ना, तो अगर नहीं कुछ चीज दिया मतलब वाटर से डाइल्यूट करना है, तो यहाँ पानी डाल दो ताकि 50 ml तक उसका लेवल मेंटेन हो जाए। उसके बाद हम उसमें क्या डालेंगे, 1 ml AgNO3। ये जो AgNO3 यार यूज हो रहा था रिएक्शन में, इसको 1 ml इसके अंदर डाल देते हैं, 1 ml ये डालते हैं, और उसको अच्छे से ग्लास रॉड से स्टर करेंगे, उसको चलाएंगे, जैसे चम्मच यूज करते हैं ना चलाने के लिए, वैसे ग्लास रॉड यूज करेंगे चलाने के लिए, और उसको 5 मिनट के लिए एक कोने में रख देंगे। इतनी देर में हम अपना स्टैंडर्ड कंपाउंड लेंगे। स्टैंडर्ड कंपाउंड कितना है, आपको 0.05845% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लेना है, वो भी 1 ml। ये कैसे बनेगा 0.05845% वेट बाय वॉल्यूम, आपको ये इतना, ये जो अमाउंट दिख रहा है ना, ये ग्राम में आपको मेजर करना है, और आप उसको 100 ml पानी के अंदर डिसॉल्व कर दीजिए सोडियम क्लोराइड को, इतने अमाउंट के, बस उससे आपका इतना % वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन बन जाएगा। उसमें से आपको सिर्फ 1 ml लेना है, 1 ml लेना है, और ये आपको अलग नेस्लर सिलेंडर में करना है। मान लो ये दूसरा नेस्लर सिलेंडर है, वो आपका स्टैंडर्ड के लिए है, तो आप इसमें ये कंपाउंड डालेंगे यहाँ पे, ठीक है, मतलब इसका 1 ml अमाउंट लेंगे, फिर सेम इसमें भी आपको HNO3 डालना है 1 ml, फिर इसमें भी आपको डाइल्यूट करना है वाटर डाल के 50 ml तक, उसके बाद इसके अंदर भी आपको AgNO3 डालना है 1 ml, और इसको भी उठा के एक कोने में 5 मिनट के लिए रख देना है। ठीक, दोनों को 5-5 मिनट रख दिया। आप 5 मिनट बाद क्या देखेंगे, ओप्लासेंस, आपको ओप्लासेंस मतलब बच्चों एक कुछ दूधिया सा रंग आपको देखने को मिलेगा दोनों नेस्लर सिलेंडर के अंदर, टर्बिड सा लगेगा, मतलब एक होता है ट्रांसपेरेंट कि आप आर पार देख पाओ, एक होता है थोड़ा, आप अगर पानी में दूध मिला दो थोड़ा सा तो हो जाता है ना, जिसके आप आर पार नहीं देख सकते, ऐसा वो टर्बिडिटी सी आपको देखने को मिलेगी दोनों नेस्लर सिलेंडर के अंदर। तो ये ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन देखते हैं इसका रिजल्ट क्या है, अल्टीमेटली आपने क्या ऑब्जर्व करेंगे इससे वो देखते हैं। अगर ये जो ओप्लासेंस सपोज वर्ड आपको नहीं ध्यान रहता है तो आप टर्बिडिटी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। अगर ये टर्बिडिटी सैंपल सोल्यूशन में ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है स्टैंडर्ड के मुकाबले, एक तरफ ये स्टैंडर्ड बनाया था है ना, और एक तरफ मैंने ये सैंपल बनाया था, तो अगर सैंपल में ज्यादा टर्बिड है, उसमें दूधिया रंग ज्यादा है कंपेयर्ड टू स्टैंडर्ड, तो इसका मतलब क्या है कि आपका लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड पास हो जाता है। ठीक, अगर ऐसा हुआ कि स्टैंडर्ड से आपको कम ओप्लासेंस या टर्बिडिटी देखने को मिली सैंपल के अंदर, तो समझ लीजिए आपका लिमिट टेस्ट फेल हो गया, मतलब आपका कंपाउंड प्योर है, मतलब उसमें इतनी क्लोराइड इम्प्योरिटी नहीं है। लेकिन अगर आपका सैंपल के अंदर ज्यादा टर्बिडिटी देखने को मिल गया स्टैंडर्ड के मुकाबले, तो समझ जाइए कि आपका लिमिट टेस्ट तो पास हो गया, बट आपका वो जो कंपाउंड आपने सैंपल में यूज किया है ना, चाहे आप टैप वाटर को ले रहे थे या आप जो भी ले रहे थे, वो इम्प्योर है, उसके अंदर क्लोराइड की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। ठीक, इस तरह से लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको नाइट्रस ऑक्साइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड के ऊपर एक नोट लिखना है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, थोड़ा सा एक मतलब डिफरेंशिएट की फॉर्म में कर दिया है। अल्टीमेटली वो डिफरेंशिएशन नहीं है, आप ये मत समझिएगा कि ये डिफरेंस बिटवीन दिखा रही हूँ मैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, वो बस लिखने का तरीका है। तो एक तरफ देखिए नाइट्रस ऑक्साइड है आपके पास, नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं लाफिंग गैस। ये बहुत अच्छा कंपाउंड होता है बच्चों। कई बारी कुछ लोग कभी कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिनमें कई बारी लोग हंसते नहीं है, हंसी नहीं पाते, ठीक है, तो उन पेशेंट्स को ना नाइट्रस ऑक्साइड जानबूझ के कभी कभी थोड़ी बहुत सुंघाई जाती है ताकि वो हंसे, क्योंकि ये गैस ऐसी है, अगर मान लो आप जिस रूम में हो वहां पे ये गैस कहीं से लीक हो जाए लैब में या कहीं पे भी, तो उसकी वजह से आप हंसते जाओगे हंसते जाओगे हंसते जाओगे। इसके लिए इसको लाफिंग गैस या हैप्पी गैस के नाम से भी जानते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। ठीक, ये गैस कलरलेस होती है, ऐसा नहीं है कि जब ये निकल रही होगी तो आपको दिखेगी कि हाँ भाई गैस निकल रही है, ऐसा नहीं होता है, कलरलेस होती है। और नॉन फ्लेमेबल गैस है, मतलब ऐसा नहीं है कि आग पकड़ लेगी,
उतना फ्लेमेबल नहीं होती है, आग पकड़ने वाली जैसी नहीं होती है, इसलिए पेशेंट को आराम से इसको सुंगा भी देते हैं ताकि वो थोड़ा हंस ले। कुछ मेडिकल कंडीशंस में ऐसा नहीं कि वही किसी को भी सुंगा दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बाकी इसके अलावा इस गैस का यूज ज्यादातर कहाँ होता है, डेंटल प्रोसीजर्स में सबसे ज्यादा होता है, सेडेटिव की तरह। मतलब कब मैंने आपको सेडेटिव हिप्नोटिक बताए थे क्वेश्चन में, वो एजेंट जो कि थोड़ा सा आपको आपका एरिया को, मतलब यहाँ पे ये डेंटल प्रोसीजर में यूज हो रहा है, ऐसे नहीं कि आपको सुला दे रहा है, नहीं, आपका जिस पोर्शन में डॉक्टर आपको ट्रीट करा है दांत, जिस दांत पे, उसके अराउंड क्या करेगा, आपके उस मसूड़े को चारों तरफ से सुन्न कर देगा। थोड़ा बहुत नाइट्रस ऑक्साइड उसमें यूज करते हैं कभी कभी, ठीक, तो वो एरिया आपका थोड़ा सा सुन्न हो जाता है। अब ये नहीं कि वो इतना अमाउंट में उसको दे देंगे आप सेडेटिव की तरह कि आप पूरा हंसते जा रहे हो, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा अमाउंट में देते हैं ताकि वो एरिया सुन्न हो जाए और अब वो अपना जो भी उनको करना है डेंटल प्रोसीजर वो इजीली कर सके, तो दांत में इस तरह से यूज कर लेते हैं। फिर इसके अलावा इसको एंजाइटी रिलीफ करने के लिए भी यूज किया जाता है। कभी कभी पेशेंट को मान लो रिलैक्स फील कराना है, कोई ऑपरेशन प्रोसीजर होने वाला है उसके पहले, या पेशेंट बहुत, कई बार क्या होता है बहुत डर जाते हैं पेशेंट, नहीं जा रहे हो ऑपरेशन थिएटर के अंदर और जागे हुए हैं बट वो डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है उनको, तो वो सारे सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए नाइट्रस ऑक्साइड उनको थोड़ी बहुत सुंगा दी जाती है। तो उससे क्या होता है, वो लोग थोड़ा हैप्पी हैप्पी फील करते हैं। जब हम अच्छा फील करते हैं, हम हंसते हैं तो खुश होते हैं, यानी हम चीजों को आसानी से कर ले जाते हैं, तो इसके लिए भी ये यूज होती है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है N2O, ठीक है, N2O के नाम से भी आपको ये देखने को, इसका सिलेंडर पे N2O करके मार्क रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में। ये आपको ब्राउन बॉटल के अंदर दिखेगी हमेशा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक ब्राउन कलर की बॉटल होती है, कांच की, उसमें दिखती है, या फिर कांच की भी नहीं तो ऐसे नॉर्मल भी ब्राउन बॉटल ही होती है इसकी। और ये एक बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक लिक्विड है, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट सेकंड चैप्टर में ही आया ये चीज कि एंटीसेप्टिक की तरह से यूज होता है, ठीक है। कभी कभी कोई कट लग गया, स्किन पे चोट लग गई तो, और या फिर मैंने जैसे बोला डिटॉल सैवलॉन यूज करते हैं ना, इसी तरह हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सोल्यूशन भी बच्चों यूज किया जाता है आपके स्किन पे होने वाले कोई घाव को ट्रीट कर, मतलब उसको साफ करने के लिए, ठीक, ताकि वहां के उस एरिया के जर्म्स जो है वो मर जाए, इसलिए, ठीक। इसके अलावा नॉन मेडिकल सिचुएशंस में भी इसको यूज कर लेते हैं, जैसे कि ये तो मेडिकल सिचुएशन हो गई, स्किन बाउंड ट्रीट कर रहा है, जर्म्स को किल कर रहा है, बट नॉन मेडिकल सिचुएशन लाइक अगर क्लीनिंग करनी है, डिसइंफेक्शन करना है, कहीं से कोई दाग हटाना है, कपड़े पे कोई स्टेन लग गया उसको रिमूव करना है, तो उसके लिए भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज अ वेरी गुड एजेंट, ठीक। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O2। ओके, नाउ ये देखिए थोड़ा सा हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में आपको क्लीनिंग हैक्स यहाँ पे दिए है, आप थोड़ा बहुत इनको देख सकते हैं। ये डिसइंफेक्टेंट स्प्रे की फॉर्म में आता है, डिसइंफेक्टेंट सोप की फॉर्म में भी होता है, टॉयलेट क्लीनर भी आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, ठीक है, शावर स्प्रे भी आता है, व्हाइटनिंग टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट में भी यूज होता है ये, ठीक है, माउथ वॉशेस में भी यूज होता है, नेल व्हाइटनर में भी यूज करते हैं, और फुट सोक मतलब आप पैर को पानी में भिगो के रखते हैं ना थोड़ा टाइम के लिए, उस सोल्यूशन में भी आप थोड़ा सा हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिला के आप पैर भिगो सकते हैं अपने पानी के अंदर। वेजी वॉश यानी कि वेजिटेबल्स को धुलने के लिए भी इसका यूज, इसके सोल्यूशन का यूज किया जाता है। और अगर आपको कोई ग्लास क्लीन करना है, कोई कांच साफ करना है, तो उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। ये बहुत सारे यूजेस हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के, बस हेडिंग आप याद कर लीजिए, थोड़ा सा सफिशिएंट है। ये देखिए एक मैं अभी पीछे बता रही थी आपको नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में, पेशेंट को दी जाती है। तो कभी कभी जब पेशेंट बहुत एंशियस फील करे थे, जैसे आप ये देख पा रहे होंगे पेशेंट थोड़ी एंशियस होगी तो उसको स्पेशली नाइट्रस ऑक्साइड थोड़ा सा सुंगाई जा रही है ताकि वो थोड़ी खुश हो सके, इसके लिए, तो ऐसे ही यूज होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एंटी कैरीज एजेंट, और आपको फ्लोराइड की कैविटी फॉर्मेशन में क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको उसके बारे में लिखना है, ठीक है। देखिए, एंटी कैरीज मतलब कैरीज के अगेंस्ट काम करने वाले एजेंट, यानी ऐसे एजेंट जो कि कैरीज यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के दांत में ना हो, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा करते हैं आपके दांतों के अंदर, उन एजेंट्स को हम एंटी कैरीज एजेंट कहते हैं, ठीक है। इसको डेंटल, किसी भी तरह की डेंटल कैरीज में एंटी कैरीज एजेंट को यूज किया जाता है, तो किसी भी वजह से हो सकती है कैरीज, आप खा के ढंग से ब्रश नहीं करते या प्रॉपरली पुल्ला नहीं करते, या कोई भी रीजन हो सकता है डेंटल कैरीज का, ठीक है। नाउ कैरीज यूजुअली एक सब सरफेस फेनोमेना है, मींस आपकी सरफेस जो दांत की सरफेस है उस पे पहले प्लाक डिपोजिशन होता है, देखा है येलो येलो कलर का, या
येलो येलो कलर का प्लाक सा डिपॉजिट हो जाता है, ठीक। उसके बाद में धीरे धीरे अंदर 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 करते करते पहुंचते पहुंचते आपके मसूड़े तक वो कैविटी मतलब हो जाती है पूरी कैरी, जो दांत कीड़ा बोलते हैं ना, कीड़ा लग गया दांत में, वो कीड़ा आपका अंदर तक चला जाता है। एक्चुअली वो कीड़ा नहीं होता है, वो कैरीज होती हैं, ठीक है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो धीरे धीरे प्लाक की फॉर्म में बन रहा है, पहले ऊपर फिर वो अंदर तक चला जाता है, इसीलिए इसको एक सब सरफेस फिनोमेना बोल रहे हैं इसको। फ्लोराइड के ट्रीटमेंट से बच्चों, फ्लोराइड इज अ वेरी गुड सोर्स फॉर कैविटी प्रोटेक्शन, ठीक है, क्योंकि मतलब आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टूथपेस्ट जो आप मार्केट में लेते हैं, अगर अच्छे मेडिकेटेड टूथपेस्ट है तो उसमें आपको फ्लोराइड का कंसेंट्रेशन अच्छा खासा देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्लोराइड बहुत अच्छा से यूज होता है कैविटी ट्रीट करने के लिए। नाउ विद फ्लोराइड ट्रीटमेंट से जो नॉन कैविटेटेड लेशन, मतलब कभी कभी एक ऐसा वो कैविटी लेशन, मतलब ये इतना टिपिकल वर्ड ना समझ के, अगर आप छोटे समझे, कैविटी वाला जो पोर्शन है जहाँ पे आपकी भयंकर डीप कैविटी हो गई है, वो वाला जो पोर्शन है वो रीमिनरलाइज किया जा सकता है, मतलब उसमें वापस तो आप उसमें मिनरल्स लाके उस एरिया को प्रॉपरली ट्रीट कर सकते हैं। और ये काम किससे होता है? फ्लोराप्टाइड से। फ्लोराप्टाइड इसके लिए यूज होता है, ठीक है। और फ्लोराप्टाइड का जो रीमिनरलाइज मतलब बच्चों दोबारा से मिनरलाइज करना, मतलब दोबारा से आपका जो दांत है उसको ठीक कर देना है एक तरीके से। और डीमिनरलाइज मतलब मिनरल्स का वहां से हट जाना, ठीक, यानी कि आपके जो दांत के जो मिनरल्स है वो कब हटेंगे, किस कंडीशन में? जब आपका प्लाक फॉर्मेशन होगा, जब प्लाक डिपोजिशन होगा तभी तो होगा, तो वो कैविटी तभी तो बन पाएगी ना, उससे पहले तो नहीं बनेगी, राइट। तो डीमिनरलाइजेशन होने से रोकने के लिए फ्लोराप्टाइड बहुत अच्छा एजेंट है कंपेयर्ड टू हाइड्रोक्सीएप्टाइड। हाइड्रोक्सीएप्टाइड उतना अच्छा एजेंट नहीं है, फ्लोराप्टाइड ज्यादा अच्छा एजेंट है, क्योंकि उसमें फ्लोरीन प्रेजेंट है, और फ्लोरीन एक अच्छा खासा रीमिनरलाइजेशन एजेंट की तरह डॉक्टर्स अपने ट्रीट प्रोसीजर्स में, डेंटल प्रोसीजर्स में यूज करते हैं, ठीक। लो कंसंट्रेशन में भी फ्लोराइड बहुत अच्छे से एंटी कैरीज एजेंट की तरह काम करता है। आप यहाँ जो फिगर देख रहे हैं इसमें देख पा रहे हैं, एक तरफ डीमिनरलाइजेशन का प्रोसीजर दिखाया है, दूसरी तरफ रीमिनरलाइजेशन। डीमिनरलाइजेशन में क्या हो रहा है? प्लाक डिपॉजिट हो रहा है येलो येलो सा दांत के ऊपर, और वो धीरे 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 करके आपकी कैविटी के दांत के अंदर अंदर ऐसे, मतलब यहाँ से अंदर अंदर इन्फेक्शन फैलाता रहेगा, आपके मसूड़े तक इन्फेक्शन, दांत के पूरे रूट में इन्फेक्शन मतलब हो जाएगा नीचे तक, ऐसे होता है, ठीक है। इस प्रोसेस को डीमिनरलाइजेशन कह रहे हैं। आपका पहले इनेबल का ब्रेकडाउन होगा टीथ का, फिर धीरे धीरे आपके दांत को खोखला करता जाएगा और अंदर तक इन्फेक्शन फैल जाएगा। रीमिनरलाइजेशन में क्या होता है? फ्लोराइड जो है रॉड्स के जरिए आपके उन्हीं रॉड्स, मतलब वो जो कैविटी है ना, हो गई है आपकी कैविटी, मतलब वो खाली जगह जो हो गई है, उन्हीं में आपकी वो लोग ट्रीटमेंट के जरिए डॉक्टर्स फ्लोराइड को पहुंचाते हैं, ताकि आपका जो अंदर तक मतलब जो कीड़ा लग गया है ना, जो कैविटी में आपका कीड़ा लग गया है, उसको रिमूव किया जा सके वहां से, उस इन्फेक्शन को, ताकि इन्फेक्शन कम प्रोड्यूस करे, स्वेलिंग कम हो, आपको दर्द कम हो, अल्टीमेटली आपका दांत ठीक हो जाता है इस तरीके से। तो वो रीमिनरलाइजेशन का टेक्निक होता है, ठीक है, और वो फ्लोरीन की हेल्प से होता है। ये एक टेबल दिखाया है बच्चों, इसमें आपको एक तरफ नॉन रेस्टोरेटिव मैनेजमेंट दिखाया डेंटल कैरीज का, मतलब कैसे कैसे डेंटल कैरीज को आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो गई तो उसके बाद का मैनेजमेंट तो वो है, मतलब मुश्किल हो जाता है थोड़ा, प्रोसीजर भी महंगा होता है, आपको भी पता ही होगा। बट अगर नहीं हुई है तब तक आप कैसे मैनेज कर सकते हो, वो थोड़ा सा यहाँ पे बताया है। और दूसरी तरफ उसके रिस्क फैक्टर भी बता रखे हैं डेंटल कैरीज के। तो जैसे प्लाक कंट्रोल, आप एक तो प्लाक कंट्रोल कर सकते हो, नंबर 1, ठीक है, प्लाक फॉर्मेशन ना होने दो, अच्छे से ब्रश करो 2 बार, प्रॉपरली जब भी खाओ हमेशा अपना माउथ क्लीन करो, वो इम्पोर्टेंट है। बट इसका रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है यहाँ से डेंटल कैरीज का? डेंटल बायोफिल्म, मतलब आपकी दांत के ऊपर एक इस टाइप की फिल्म प्रोड्यूस हो जाएगी अगर आप नहीं करोगे तो। आप देखोगे आपका दांत पहले थोड़ा 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 पीला पड़ना स्टार्ट होगा, फिर धीरे 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 उसका दांत पीले से ब्राउनिश, फिर ब्लैकिश, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो उसको, ये एक रिस्क फैक्टर है जो हो सकता है, तो अगर आप प्लाक कंट्रोल कर लेते हो तो वो नहीं होगा। देन आप रिस्क लेवल रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है, लेकिन रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है उस जगह में? हो सकता है डाइट इनएडिक्वेट हो, उस वजह से हाइपोसलाइवेशन, कुछ लोगों को सलाइवा प्रॉपरली नहीं आता है बच्चों, तो उस वजह से क्या होता है कि सलाइवा भी ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके माउथ की थोड़ा क्लीनिंग में, ठीक है। मान लो अगर पूरा मुंह सूख गया है, आपका पूरे मुंह में सलाइवा ही नहीं आ रहा है, सोचिए, तो उस टाइम पे आपका दांत उतने साफ नहीं रह सकते, आप कुछ भी कर लीजिए। तो इसलिए सलाइवेशन प्रॉपर होना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें भी ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो आपके दांतों की क्लीनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है।
और हाइपोसलाइवेशन भी एक तरीके का रिस्क फैक्टर हो जाता है कई बार। ओरल हाइजीन प्रैक्टिस अगर इनएडिक्वेट है तो भी हो सकता है ना, तो भी तो रिस्क बन जाता है ना, आप ढंग से ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हो तो। या ससेप्टेबल डेंटल अनाटमी, यहाँ पे दांत है इस तरीके के कि बहुत ससेप्टेबल है, वो इन्फेक्शन उसमें लग ही जाएगा, कैसे भी आप साफ करो उसको, ऐसा भी होता है। या फिर प्रॉपर अमाउंट में फ्लोराइड एक्सपोजर नहीं हो पा रहा है आपके दांत में, तो उस वजह से भी ये भी मतलब एक रिस्क फैक्टर हो जाता है, तो आप ये रिस्क लेवल्स रिड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ डेंटल टिश्यूज, आप डेंटल टिश्यूज को प्रिजर्व करो कैसे, अब उसके लिए भी लेकिन वहां पे भी एक रिस्क फैक्टर है। डेंटल टिश्यूज कई बार बहुत ससेप्टेबल होते हैं कुछ लोगों के, उनमें भी इन्फेक्शन बहुत तेजी से होता है, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। कैसे पता चलेगा आपकी डेंटल टिश्यू ससेप्टेबल है, वो ऑफकोर्स आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही पता लगा पाओगे, ठीक है, तो उसका प्रिजर्वेशन भी पॉसिबल है। बाकी ये तभी भी हो सकता है कि अगर फ्लोराइड एक्सपोजर आपके डेंटल टिश्यूज में प्रॉपरली नहीं हो रहा है, तो तभी भी आपको चांस है कैविटी होने का, मतलब ठीक। देन लॉन्ग टर्म फॉलो अप, मतलब बहुत लंबे टाइम तक अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करते रहते हो अपने ओरल हाइजीन के बारे में और टिप्स लेते रहते हो, प्लस आप जो वो बता रहे हो वो फॉलो करते रहते हो, तो ठीक रहता है। आप नहीं करते हो तो उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है दांत में, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, और आपको यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में मतलब बेसिकली देना है। सोडियम बाइकार्बोनेट किसको कहते हैं बच्चों? बेकिंग सोडा, खाने में जो सोडा इस्तेमाल होता है ना, उसको कहते हैं बेकिंग सोडा, तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट ही होता है। ये लैब में भी यूज करते हैं, आप ये खाने में भी यूज करते हैं, किचन में, दोनों जगह यूज होता है। तो इसका खाने में क्यों यूज कर रहे हैं, मतलब कुछ तो अच्छा इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी ना। आप खाने में जो भी मसाला यूज करते हो ना बच्चों, हर एक के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो आपके लिए बेनिफिशियल होती है, तभी आपको वो खाने में दिया जाता है। इसी तरह सोडियम बाइकार्बोनेट जो बेकिंग के लिए यूज होने वाला सोडा है, इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो हार्ट बर्न को रोकता है। मतलब कुछ लोग की छाती में बहुत ज्यादा जलन, गर्मी बहुत ज्यादा होती है ना, सोर स्टमक हो जाता है, कभी कभी इंडाइजेशन एक्सेस मात्रा में है। आपको पता है स्टमक में HCl होता है, हमारे सबको पता है। वो HCl क्यों सिक्रीट हो रहा है? आप खाने को बचाने के लिए। लेकिन कई बार वो HCl ज्यादा मात्रा में बनने लगता है, जब आप ज्यादा खा लोगे, ओवर ईटिंग कर लोगे, या कुछ उल्टा पुल्टा ज्यादा खा लिया आपने, तो उस वजह से क्या होगा, वो एसिड ज्यादा बढ़ जाएगा। ज्यादा बढ़े तो वो आपके ईसोफेगस में, जो आपकी सांस वो सॉरी खाने की नली है, उसमें वापस भी खाना ला सकता है। ये एसिड कभी कभी होता है ना, हम कहते हैं कि हमें गले में बहुत खट्टा खट्टा सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, या एसिडिटी हो रही है, तो वो वही कंडीशन होती है। तो ये उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए होता है, क्योंकि बेकिंग सोडा बच्चों, इसका जो फॉर्मूला है NaHCO3, अभी आगे मैंने लिखा हुआ भी है, वहां पे आप देख लीजिएगा, CO3। तो यहाँ इसका जो ये है ना, ये इसमें आपको NaHCO3 जो है ना, HCO3 जो इसमें आयंस होते हैं, ये न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। इनका काम ही है एसिड को न्यूट्रलाइज करना, क्योंकि ये एक बेस है। बेस और एसिड का रिएक्शन से न्यूट्रलाइजेशन होता है ना, इसलिए आपके पेट के एसिड को ये न्यूट्रलाइज कर देता है, तभी इसको खाने में इस्तेमाल करते हैं। देन ये इसीलिए क्या है कि बच्चों आप कई सारी ऐसी प्रिपरेशंस भी देखेंगे, सिरप वगैरह, जिसमें एज एन एंटासिड आपको सोडियम बाइकार्बोनेट उसमें पड़ा होता है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। अगर आप उससे कंस्टिट्यूएंट्स पढ़ेंगे तो ये इसीलिए, क्योंकि ये आपके किसी तरह की एसिडिटी को रोकने का काम करता है। प्लस किसी भी तरह का अल्सर, चाहे वो स्टमक में हो या ड्यूडेनम, मतलब आपके इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्सर ना हो, स्मॉल या लार्ज किसी भी इंटेस्टाइन में, उसको रोकने के लिए भी अल्टीमेटली ये काम करता है, ठीक है, उसको भी ट्रीट कर देता है। देन अब इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्यों यूज हो रहा है। ये मोनोसोडियम सॉल्ट है, मोनोसोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड। मोनोसोडियम सॉल्ट मतलब कार्बोनिक एसिड बोलते हैं बच्चों H2CO3 को, उसी में एक सोडियम ऐड कर दिया है। मोनोसोडियम यानी एक सोडियम, वन सोडियम एटम है, इसलिए उसको मोनोसोडियम सॉल्ट कह रहा है कार्बोनिक एसिड का, जिसके अंदर एल्कलनाइजिंग प्रॉपर्टीज
होती हैं और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टीज भी होती है। मतलब आपने इलेक्ट्रोलाइट वाले चैप्टर पढ़ा होगा, अभी आपके उसमें या तो आएगा आगे। तो इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी मतलब आपकी बॉडी के अंदर भी ना बच्चों आपको इक्वल प्रोपोर्शन में, जैसे NaCl चाहिए था, मैंने बताया था नमक चाहिए, वैसे सोडियम बाइकार्बोनेट का भी प्रोपोर्शन चाहिए होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी में कई बार इसको इसलिए यूज करते हैं। और एल्कलानाइजिंग एजेंट तो मैंने बताया दिया, एसिड को ये न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो इस तरह एल्कलानाइजिंग एजेंट में भी की तरह भी यूज होता है। डिसोसिएट होके इससे दो आयंस बनते हैं। NaHCO3 है ना, जैसे टूटता है ना, एक तो रिवर्सिबल रिएक्शन होगी और टूटेगा ना, तो उससे आपके पास एक तो सोडियम आयन आएगा, प्लस आपके पास आएगा बाइकार्बोनेट आयन।
HCO3 माइनस। ठीक है, ये दोनों बनते हैं, सोडियम आयन और बाइकार्बोनेट आयन। एक नहीं, बहुत सारे, जितने अमाउंट में HCO3 हो गए उसी के हिसाब से उतने ही ज्यादा बनते हैं। आयन फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, आपका जो ब्लड का पीएच लेवल है ना वो रेज हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि इन आयन फॉर्मेशन की वजह से हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जा रहा है। HCO3 में हाइड्रोजन तो है ना, उसका कंसंट्रेशन बढ़ जा रहा है, उस वजह से आपके ब्लड का पीएच बढ़ जाता है। ठीक, नेक्स्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट के बफर्स जो है वो इंडस्ट्रीज में भी बहुत यूज होते हैं बच्चों। इसको एज अ सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में, क्योंकि NaHCO3 में CO2 होता है, इसकी रिएक्शन से एलिमिनेट होता है। ओके, इसको कई सारे रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट भी यूज करते हैं रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए। ठीक है, कभी कभी फायर एग्जिंग फ्यूजर्स में भी इसको यूज करते हैं, ताकि फ्लेम्स जो है वो फ्लेम स्मोथर की तरह से काम करता है। तो फायर एग्जीक्यूशन में भी, आग वाग बुझाने में भी इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। नाउ, आपके जो ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उस में भी थोड़ा बहुत अमाउंट में सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है, क्योंकि वही मैंने बोला ना,
फ्लेम्स को स्लो डाउन करने का काम करता है, इसलिए इसको ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज करते हैं। आईयूपैक नेम इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और इसको आप बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हो या फिर बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा भी कह सकते हो। फॉर्मूला मैंने बता दिया, यहाँ पे भी लिखा है NaHCO3 और ये किससे बना है? सोडियम आयन और बाइकार्बोनेट आयन से मिलकर बना है। के बारे में बेसिक केमिस्ट्री। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। आपको कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में थोड़ा सा लिखना है। इसको कभी कभी चिलैटोमेट्री भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का दूसरा नाम है चिलैटोमेट्री, क्योंकि इसमें रेटिंग एजेंट्स यूज करते हैं, इसलिए तो ये भी एक तरह का वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। अभी पीछे मैंने बताया था वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, उसमें अलग अलग टाइट्रेशन थी, तो उसमें से एक कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन भी होती है। इसमें क्या होता है, एक कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनता है आपकी रिएक्शन। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है कलर्ड सा, और वही इंडिकेट कर देता है कि आपकी टाइट्रेशन का एंड पॉइंट आ गया। ठीक है, ये पर्टिकुलरली यूजफुल होता है अगर आपको किसी मिक्सचर में से कोई भी पर्टिकुलर टाइप के मेटल आयंस को डिटेक्ट करना है, निकालना है, डिटरमाइन करना है, तो उसके लिए इसको यूज करते हैं। मान लो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है मतलब कॉम्प्लेक्स नाम से समझ आ रहा होगा कि कॉम्प्लेक्स यानी वो कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसमें बहुत सारे तरह के अलग अलग मेटल्स होंगे या अलग अलग लिगेंड्स होंगे उसके अंदर। तो उसके अंदर से अगर आपको कोई एक तरीके का मेटल आयन निकालना है, उसके बारे उसको डिटरमाइन करना है कि कौन कौन से प्रेजेंट है उसके अंदर, तो उसके लिए हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का यूज करते हैं।
ठीक है। इसमें यूज होने वाला जो एजेंट होता है, इंडिकेटर होता है, वो EDTA होता है। EDTA मतलब इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। ये जो लिखा है ना, इसका फुल फॉर्म है इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। इथाइलिन मतलब ऐसा CH2 डबल बॉन्ड CH2 कुछ इस तरीके से रहता है, इथाइलिन इसको कहते हैं। डायमीन यानी कि इन दोनों से एक एक अमीन अटैच रहता है, नाइट्रोजन NH2 होगा, NH2 नहीं दिखा रही क्योंकि आगे एसिड भी अटैच होगा। और टेट्रा एसिटिक एसिड, टेट्रा मतलब 4, एसिटिक एसिड मतलब एसिड यानी COOH, तो 4 एसिटिक एसिड यहाँ पे, एक इधर COOH अटैच होता है, एक ऐसे इधर होता है, मैं दिखा नहीं रही हूँ, एक इधर होता है और एक इधर होता है, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड का। नाम बड़ा लगता है बट छोटा सा ही कंपाउंड है। ये इज एज एन इंडिकेटर कॉम्प्लेक्सोमेटिक टाइट्रेशन में ही यूज होता है। ओके, इसमें क्या क्या है आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया तो आप खुद ही समझ जा रहे होंगे। 2 अमीनो ग्रुप्स प्रेजेंट है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन दिख रहा है आपको, 4 कार्बोक्सिल ग्रुप है COH, और इसमें इथाइलिन एक मतलब मॉइटी है, उसमें इथाइलिन में, अच्छा आई एम सॉरी, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन मैंने एक एक्स्ट्रा दिखा दिया है, CH रहेगा, ठीक है। इस तरीके से ये इथाइलिन मतलब डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, इस तरह से। तो ये आपका ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर होता है। नाउ EDTA एक हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है बच्चों। हेक्साडेंटेड का क्या मतलब होता है, मतलब इसकी जो मतलब ये अपने 6 जो इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर्स है इसके पास, उनको आराम से डोनेट कर सकता है और डोनेट करके कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है 6। इसके लिए इसको हेक्साडेंटेड लिगेंड बोलते हैं, मतलब 6 अलग अलग बॉन्ड्स एक साथ बना सकता है, तभी इसका नाम हेक्साडेंटेड लिगेंड पड़ा है। एक बार इधर देख लीजिए ये रिएक्शन आपको कॉम्प्लेक्सोमेटिक टाइट्रेशन की। इसमें आपको दिखाया है कैल्शियम आयन के साथ में, कैल्शियम आयन के साथ में EBT एक्वस फॉर्म में है, ठीक है। ये भी एक तरीके का इंडिकेटर ही होता है। 10 pH पे ये दोनों रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कैल्शियम EBT कॉम्प्लेक्स। यही कैल्शियम EBT कॉम्प्लेक्स EDTA से जब रिएक्ट करता है टाइट्रेशन में, टाइट्रेशन के दौरान ही हो रहा है ये सब, तो जब EDTA से टाइट्रेशन में मतलब रिएक्ट करता है एट 10 pH, तो आपका कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स बन जाता है और EBT साइड हो जाता है, मतलब एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। इस तरह से कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स, और जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनता है आपको कलर दिख जाएगा, उसका कलर चेंज दिखेगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपका मतलब कॉम्प्लेक्सोमेटिक टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया, एंड पॉइंट आ गया। अभी पहले भी बताया, यहाँ पे भी बता देते हैं, इसको चिलेटोमेट्री भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम चिलेटोमेट्री है। और इसमें आपको एंड पॉइंट पे कलर्ड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा,
जब जैसे टाइट्रेशन का एंड पॉइंट आएगा। बच्चों जो टाइट्रेशन होती है, मैंने एसिड बेस में भी कहा था, इसी तरीके से होती है ना। आप ये बना दीजिए असेंबली तो और ज्यादा इजी हो जाएगा समझने में। ये क्लैंप स्टैंड होता है, क्लैंप स्टैंड में आपका ब्यूरेट फंसाया रहता है, ब्यूरेट के नीचे में कोनिकल फ्लास्क होता है, ठीक, उसके अंदर कंपाउंड रहता है आपका, और यहाँ से जो आपको डिटरमाइन करना है जिसको, वो कंपाउंड यहाँ इसमें डालते हैं जिसकी आपको कंसंट्रेशन निकालनी, इसी में ईडीटीए डाला जाता है। आप देख रहे हो, इसे ब्यूरेट कहते हैं, ठीक है, ब्यूरेट के अंदर ईडीटीए डालते हैं। तो इस तरह से टाइट्रेशन की असेंबली होती है। मतलब ये इसी की नहीं है, आप एसिड बेस में भी देखेंगे इसी टाइप का होगा, बस उसमें ऊपर एसिड नीचे बेस या नीचे एसिड ऊपर बेस, जिसका अमाउंट निकालना है उसके हिसाब से उनकी पोजीशंस लोकेट कर देते हैं, बस इतना होता है, ठीक है। और क्यों करते हैं बच्चों कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन या कोई भी टाइट्रेशन? इसीलिए ताकि आप किसी भी अननोन, मैंने एसिड बेस में भी कहा था आपको, किसी भी कंपाउंड, अननोन कंपाउंड की कंसंट्रेशन आपको निकालनी है, या मान लो नॉन कंपाउंड की कंसंट्रेशन आपको निकालनी है, आपको नहीं पता कंसंट्रेशन कितनी है उसकी, एनालाइट यानी सॉल्यूट जो आप कंपाउंड ले रहे हो अपनी रिएक्शन में उसकी बात कर रहे हैं, आपको नहीं पता वो कितनी कंसंट्रेशन है उसकी, वो निकालना है, तो उसके लिए हम टाइट्रेशन करते हैं। ठीक है, ये एक तरह का क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस मेथड कहलाता है, कोई भी टाइट्रेशन होगी, ओके, क्योंकि आप इसमें क्वांटिटी निकाल रहे हो, वॉल्यूम निकाल रहे हो, इसलिए। Now next question is right principle and application of gravimetric analysis. Gravimetric analysis में बच्चों हम मास के बेस पे डिटरमाइन करते हैं किसी भी एनालाइट की जो मतलब क्वांटिटी है उसको, ये भी क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन है, इसमें भी क्वांटिटी ही निकाल रहे हो आप, किसी भी एनालाइट यानी सोल्यूट की या किसी कंपाउंड की क्वांटिटी ही निकाल रहे हैं इसमें भी हम, लेकिन मास के बेस पे, मतलब यहाँ वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपका कंपाउंड कैसा होगा, इसके लिए सॉलिड होगा, तभी तो आप उसका मास निकाल पाओगे ना, सॉलिड कंपाउंड होता है इसमें। इस टाइप के एनालिसिस का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, आप एक बार एक आयन का मास डिटरमाइन कर लो, ठीक है, एक यूनिट
आपके कंपाउंड में कोई भी एक मतलब जो आयन प्रेजेंट है आपने उसका मास डिटरमाइन कर लिया, ठीक। और आप इस नोन कंपाउंड के मास के साथ में जो आपने सेम एनालाइट मास लिया, मतलब आपने सपोज आपके पास एक मिक्सचर है, उसमें आपको पता है कि वही सेम एनालाइट जो आपने पीछे एक जगह पे आपने उसका कंसेंट्रेशन निकाला था, मास निकाला था, मतलब आपने देखा दूसरे मिक्सचर में भी वही सेम एनालाइट प्रेजेंट है, तो आप दोनों को एक दूसरे के साथ में दोनों की जो अमाउंट है वो कंपेयर करके निकाल सकते हो कि जो अननोन कंपाउंड अननोन मिक्सचर है उसमें आपका एनालाइट कितना मात्रा में प्रेजेंट होगा, ठीक है। इस तरह से ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का यूज होता है। अभी चार टाइप के मेन टाइप के एनालिसिस रहते हैं, प्रेसिपिटेशन, वॉलेटिलाइजेशन, इलेक्ट्रोएनालिटिकल और मिसलेनियस फिजिकल मेथड। चार तरीके के होते हैं ये, ओके। और मेथड, इस मेथड में होता क्या है, एनालाइट जो है वो एक फेज से दूसरे फेज में चेंज होता है। चेंज क्यों हो रहा है, ताकि वो अपनी प्योर फॉर्म में आ सके, ओरिजिनल मिक्सचर से वो अपनी प्योर फॉर्म में आ सके, और तभी आप उसका कंपाउंड उसका मतलब अमाउंट जो है वो निकाल पाओगे कि उसका कितना मास है वो निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये भी एक तरह का, जैसे बाकी टाइट्रेशन हम देख रहे थे, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हमने देखा, वो भी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट का मेथड है। इसी तरह से ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस भी एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट का ही मेथड होता है, क्योंकि आप इसमें मास निकाल रहे हो, मास भी एक क्वांटिटी ही होती है, ओके। अभी देखिए ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में कैसे क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले सैंपल सोल्यूशन बनाया जाता है,
इसके बाद प्रेसिपिटेशन कराया जाता है, ये असेंबली होती है बच्चों, इस तरीके से होता है। ऐसा नहीं आप ले जाके कंपाउंड को वेइंग बैलेंस पे रख दिया, उसे मेजर कर लिया, इतने से नहीं होता है, पूरी अपरेटस होता है इसका एक। आपको ये कोनिकल फ्लास्क जैसा दिख रहा है, बट ये कोनिकल फ्लास्क इसको वैक्यूम फ्लास्क कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी जगह से हवा नहीं घुस सकती, अंदर पूरा वैक्यूम होता है। एक तरफ वैक्यूम पंप लगा देते हैं यहाँ से, इस जगह से, और ऊपर में कॉर्क लगा देते हैं, उसमें आपका फनल लगा देते हैं, बकनल फनल। नॉर्मल फनल नहीं होता है ये, बकनल फनल होता है, उसमें फिल्टर पेपर लगा दिया जाता है, ठीक है, ताकि किसी भी तरीके से कहीं से भी इस वैक्यूम फ्लास्क के अंदर हवा ना घुस सके, वरना वैक्यूम का फायदा ही क्या रह गया, ठीक है। ये इसकी असेंबली होती है, इस तरह इसके अंदर डाल के आप कंपाउंड का मेजरमेंट करते हैं। ओके, नाउ मैं आपके स्टेप्स की बात कर रही थी। इसमें क्या होता है, सैंपल सोल्यूशन का प्रिपरेशन करते हैं पहले, फिर प्रेसिपिटेशन किया जाता है, देन डाइजेशन होता है, इसके बाद फिल्ट्रेशन, जैसे ये लगा है बकनल फनल, फिल्टर पेपर वगैरह लगा रखा है, फिर फिल्ट्रेशन होता है, फिर वॉशिंग की जाती है उस कंपाउंड की, उसको ड्राई किया जाता है, फिर इग्नाइट करते हैं। इग्नाइट मतलब यहाँ जला नहीं देंगे पूरा, है ना, इग्नाइट मतलब उसमें फ्लेम दिखा के उसको सुखाने का काम कर रहे हैं, फिर उसको वे करते हैं अल्टीमेटली, और लास्ट में कैलकुलेशन करते हैं। ये छोटे छोटे स्टेप्स है, बस आपको ये इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका आता है, आपको हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के ऊपर नोट लिखना है। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या होते हैं, ऐसी एजेंट्स या ऐसी ड्रग्स जो कि ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए यूज होती है, उसको हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट बोलते हैं, ठीक है। A drug which decreases the glucose level of blood are called as hypoglycemic agent. Okay, hypo मतलब कम करना, ग्लाइसेमिक यानी ग्लूकोज के लेवल को, तो इसलिए उसको हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कहते हैं। इस टाइम पे एट प्रेजेंट 5 अलग अलग क्लासेस हैं हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की, जो आपको मतलब मार्केट में देखने को मिलेंगी इन क्लासेस की ड्रग, जैसे सल्फोनिल यूरियाज, मेग्लिटेनाइड्स, पाइगोनाइड्स, थायाजोलिडीन डायोन्स और अल्फा ग्लूकोसाइडेस इनहिबिटर्स। क्लासिफिकेशन अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा बेसिक है, और इसका एक डायग्राम भी दिखा है। जैसे एक होता है DPP-4 इनहिबिटर, वो DPP-4 एंजाइम को ब्लॉक करने का काम करता है, और उसी से ग्लूकोज लेवल कम होता है, ठीक है। ये क्या करता है, DPP-4 एंजाइम GLP-1 को इनएक्टिवेट करता है, ठीक है। और GLP-1 क्या करना है, अल्टीमेटली GLP-1 का क्या रोल है, वो इंसुलिन रिलीज को स्टिमुलेट करता है, बढ़ा देता है, और दूसरी तरफ ग्लूकेगॉन के रिलीज को इनहिबिट करता है। सॉरी, 1 सेकेंड। तो GLP-1 का रोल यही है, ये ग्लूकेगॉन के रिलीज को कम करता है और इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाता है। अल्टीमेटली उस वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका कम हो जाता है, ठीक है। कि कब कर रहे हैं, कब दे रहे हैं, क्यों देना है, ये इनहिबिटर्स क्यों देने हैं हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। जब शुगर का पेशेंट जो होता है, जिस डायबिटीज होती है, उसका ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है बॉडी में ना, तो उसको कम करने के लिए ये दिया जाता है, ठीक है। ये एक साइकिल दिखाती DPP-4 इनहिबिटर की, ये भी एक कैटेगरी होती है
हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की क्लास की ही, तो ये उसका मैकेनिज्म यहाँ पे आपको दिखाया है कि कैसे कैसे होता है। ओके, नेक्स्ट ये आपको क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे क्लासिफिकेशन कैसे होता है, एक तो फर्स्ट कैटेगरी होती है सल्फोनिल यूरियाज, सेकेंड होती है बाइकोनाइड्स, देन मैग्लेटेनाइड, थायाजोलिडीन डायोन्स एंड अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स। तो इन सभी में सल्फोनिल यूरियाज में दो जनरेशन के सल्फोनिल यूरियाज है, एक फर्स्ट जनरेशन है और एक सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में आप सबके एक एक दो दो नाम भी याद रखेंगे बच्चों, सफिशिएंट है। देखिए उनको थोड़ा हाईलाइट किया है लास्ट को ताकि आपको उसके नाम याद रखना आसान हो जाए, क्योंकि क्लासिफिकेशन लर्न करने में थोड़ा प्रॉब्लम तो होती है। तो जैसे फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिल यूरियाज में देखिए टॉल्ब्यूटामाइड और क्लोरप्रोपामाइड, दोनों में अमाइड अमाइड है ना लास्ट में, तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, टॉल्ब्यूटामाइड क्लोरप्रोपामाइड। सेकेंड जनरेशन में ग्लिबेनक्लामाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लीक्लाजाइड, ग्लिमीप्राइड, मतलब सारे ये जी वाले जितने भी है ना, ये सारे सेकंड जनरेशन सल्फोनिल यूरियाज में आते हैं। बाइकोनाइड से मेटफॉर्मिन सबसे ज्यादा दी जाने वाली ड्रग है बच्चों इंडिया में, जो डायबिटिक पेशेंट को दी जाती है, मेटफॉर्मिन। ठीक है, या फिर इंसुलिन देते हैं या तो मेटफॉर्मिन देते हैं मैक्सिमम केस में। देन मैग्लेटेनाइड में की कैटेगरी में दो आती है, रीपाग्लिनाइड एंड नाटेग्लिनाइड। इन दोनों में ग्लिनाइड है लास्ट में, तो आप इसको जैसे मैग्लेटेनाइड में भी ग्लिनाइड है, ऐसे आप इनके नाम याद रख सकते हो, लास्ट में ग्लिनाइड है। फिर थायाजोलिडीन डायोन्स में रोसीग्लिटाजोन, पायोग्लिटाजोन, उन दोनों में लास्ट में ग्लिटाजोन है, वैसे आप ध्यान रख सकते हैं। और लास्ट अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स में एकार्बोज एंड मिग्लिटॉल। ठीक है, ये इसका ओवरऑल क्लासिफिकेशन है। ओके, थैंक यू सो मच।